हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर अब से आपको आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पर मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक एनसीईआरटी बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की पॉलिटिकल साइंस की सभी एनसीईआरटीज को कवर करने जा रहा हूं, जिसमें मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मुझे जो ये कवरेज करनी है तो ये एक तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा, मेंस के जीएस पेपर 2, पेपर 4 की पॉलिटिकल या पॉलिटी से रिलेटेड जो केस स्टडीज होती हैं उनके लिए, प्लस पीएसआईआर का फाउंडेशन बैच रहेगा ये। तो दिस इज अ एनसीईआरटी बैच। तो इसमें हमें ये देखना है पहले कि जो चैप्टर्स हम क्लास 9th से पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो चैप्टर्स हम पूरे कवर करने जा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस बुक हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्लास 9th के पूरे कोर्स से। तो फर्स्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे फिलॉसफी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल्स को लेके समझाया गया है इसमें। ठीक है, डेमोक्रेसी समझाया गया है, कैसे डेमोक्रेटिक मॉडल हमने अपनाया। ठीक है, तो इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सोवेनिटी। ठीक है, क्या होती है सोवेनिटी, व्हाट इज सुप्रीम पावर, है ना, किसकी सोवेनिटी की बात की जा रही है, हमारे देश में किसकी किसके पास में सोवेनिटी है, व्हिच इज सोवरेन। ठीक है, क्या प्रेसिडेंट सोवरेन है, प्राइम मिनिस्टर सोवरेन है, पार्लियामेंट सोवरेन है, पीपल सोवरेन है, हम सब देखेंगे। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि लिबर्टी क्या होती है ना, क्या फ्रीडम और लिबर्टी सेम है, क्या फ्रीडम और लिबर्टी दोनों डिफरेंट है। मतलब कैसे जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारे देश में सिटीजन्स को जो है वो लिबर्टी दी जाएगी। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी है ना, सो व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी इज। क्या डेमोक्रेसी केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या डेमोक्रेसी केवल एक गवर्नमेंट को बनाने का तरीका है, क्या गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने का तरीका है, या फिर डेमोक्रेसी के उससे ज्यादा कुछ ब्रॉड आइडियल्स है। क्या डेमोक्रेसी बहुत छोटे स्केल पे समझी जानी चाहिए या डेमोक्रेसी को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके देखना चाहिए। तो हम उसी ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे कि एक्चुअली डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी में क्या क्या हम किस फॉर्म ऑफ एक एक मतलब किस तरीके को हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो हम सब समझेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इसका वेटेज क्या है, तो प्रियम्बल से क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनकी क्या बेसिक आइडियोलॉजीज रही, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनके क्या प्रिंसिपल्स थे, इनके खुद के क्या प्रिंसिपल्स थे, जो प्रिंसिपल्स इन्होंने ट्राई किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, फिर कुछ बेसिक फ्रेमवर्क की बात करेंगे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। फिर राइट से जो है वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर में यू विल बी लाइक सीइंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बीपीएसपी। ठीक है, ये इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। इसकी वेटेज यही है कि मतलब जो आपका पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली लाइन रिपीट होती है क्वेश्चंस की, बट हाँ ये है कि जो एक बेसिक आइडिया है उन क्वेश्चंस के पीछे वो कई बार रिपीट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में फिर ये है कि इलेक्शंस, तो इलेक्शन में एक आपका आरपीए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से जो है क्वेश्चन आते हैं कई बार। अच्छा, हाई स्पेशली रिगार्डिंग आरपीए एंड इलेक्शन रिफॉर्म्स। ठीक है, क्या क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स की डिमांड की जाती है, क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से इलेक्शन में कुछ रिफॉर्म्स आए, इलेक्शन कमीशन ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। तो इन सभी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। तो दीज थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो हम इसमें मेनली क्या देखेंगे, हम इस पूरी किताब की कंप्लीशन पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इन दोनों में हमारे देश में क्या रिलेशन है।
ठीक है? और इन दोनों में जब रिलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कौन-सा प्रेसिडेंशियल है, कौन-सा पार्लियामेंट्री है, इसको हम देखेंगे, ठीक है? जैसे एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, ठीक है? प्रेसिडेंट, ठीक है? फिर प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट हो गया, ठीक है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, फिर आपका लेजिस्लेचर, फिर आपकी लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है और पावर्स क्या है, ठीक है? वेटेज यही है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कैसे काम होते हैं पार्लियामेंट में, स्पीकर्स का रोल, ठीक है? लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इन सभी से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। ये सब मैं बार-बार पिछली वीडियो में भी काफी हद तक मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स के बारे में डिस्कस किया है, बिकॉज़ ये जो बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज़ अ फाउंडेशन बैच। और आपको मैं ये चाहता हूँ कि आपको स्टार्ट करने से पहले कम से कम इन सभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो कि आपका जो एम्फेसिस होना चाहिए पूरे टाइम पढ़ने के टाइम पे, अब जब किताब खोल रहे हो आपकी, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत किताब जब आप खोल रहे हो, आप एनसीईआरटीज़ जब आप खोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना कि उसमें हर चीज़ पर आपको इक्वल एम्फेसिस करना है। ऐसा नहीं है ना कि उसमें अगर एक छोटी स्टोरीज़ भी दी हुई है, क्योंकि वो तो देखो बच्चों के लिए किताब है। आपका जो एग्जाम है उसमें ऑब्वियसली हायर लेवल स्टडीज से क्वेश्चंस आते हैं, तो लेकिन हमें हर एक तो चीज नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के टाइम, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने के टाइम पे जो है वो, या फिर आप कोई भी अदर किताब पढ़ रहे हो, कोई आप अपने क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, आप इन पीपीटीज को रिवाइज कर रहे हो, आपका मेजर एम्फेसिस किस एरिया पर होना चाहिए, आपको मेजरली फोकस किस चीज पर करना है, मैं उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर जुडिशरी, तो कैसे एक फेडरल स्ट्रक्चर का एसेंशियल पार्ट है जुडिशरी, कैसे जो एडजुडिकेशन का काम है जुडिशरी का वो पूरा करती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, पीआईएल क्या है, क्या लोकस स्टैंडाई क्या होता है, ठीक है? मैं समझाऊंगा कि लोकस स्टैंडाई क्या होता है, ठीक है? और पीआईएल में कैसे लोकस स्टैंडाई को खत्म किया गया है, ठीक है? पीआईएल सोसाइटी के भले के लिए, बहुत लार्ज मास के भले के लिए कैसे लोकस स्टैंडाई को खत्म किया गया है, मैं इन सब बातों को समझाऊंगा, ठीक है? फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कैसे जो एक फेडरल स्ट्रक्चर होती है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, और डिवीजन ऑफ पावर का एक मेन एसेंशियल जो एक इंग्रेडिएंट है, हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो हम इन सब चीजों को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मोस्टली जो है वो यूपीएससी के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन जुडिशरी से काफी आते हैं, ठीक है? तो फेडरलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर। तो फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं, डिवीजन ऑफ पावर कैसे इंश्योर किया जाता है, क्या क्या डिस्प्यूट्स आते हैं, क्या क्या एलिगेशंस जो है वो स्टेट्स के द्वारा सेंटर के ऊपर लगाए जाते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के, ठीक है? रिक्रूट करते हैं सेंटर, काम करते हैं स्टेट के साथ में, तो फेडरलिज्म को वायलेट कर रहे हैं। इस पे क्या जो है वो एक डिस्कशन है। कैसे राज्यसभा एक अपर हैंड राज्यसभा का इन द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे, ठीक है, आने वाले सबसीक्वेंट लेक्चर्स में, ठीक है? अच्छा, फिर वाटर डिस्प्यूट कुछ हो गया, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इनका क्या रोल है, ठीक है? तो ट्रिब्यूनल्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, सब। अच्छा, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, अच्छा, कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म भी है कुछ, ठीक है? फिर आ गया आपका लोकल गवर्नेंस, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है? ये एक बहुत बहुत मतलब एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जिसपे हम बहुत लंबी डिबेट कर सकते हैं, जिस पर हम बहुत अच्छे से एक बार एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है? रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल अगर होगा ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके क्या नुकसान होंगे, बट क्या फायदे होंगे? अगर बहुत ज्यादा रिजिड होगा तो उसके भी अपने कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं, ठीक है? उन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे, ठीक है? सो फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है कि देखो, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ना चाहिए? क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? या तो आप उसको वर्ड टू वर्ड समझ सकते हो, ठीक है? या फिर आप उस टाइम के सेटअप में जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था, उस समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके माइंड में क्या रहा होगा? क्या उन्होंने सोच करके उसके पीछे का जो बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स,
तो क्या उन्होंने क्या सोच के जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा, उस समय उस प्रिंसिपल को ऐड किया होगा, उस प्रिंसिपल को हमें वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है? बाय द इन द लाइट ऑफ आवर लॉजिक, द लाइट ऑफ रीजन, है ना? रीजन मीन्स दिमाग, दिमाग से जो हम सोच के करते हैं, ठीक है? तो हमें कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करना है, फिर उसके बाद में ऐड करना है, मतलब फिर उसके बाद में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है? ये किताब है और ये आपकी क्लास 9 की किताब है जिसमें आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है? तो डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे। देखो, प्रैक्टिकल यूज ऑफ वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है इसमें कि डेफिनेशंस क्या हमेशा रिक्वायर्ड होती हैं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है? जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या अब जैसे मान के चलो ये एक रिमोट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिमोट, क्या कभी आपको किसी ने बिठा के इसकी डेफिनेशन बताई है क्या? मतलब ये स्टाइलस है, स्टाइलस, मैं गया खरीदने, मेरे को बोले कि स्टाइलस है, मैं पूछा तो नहीं ना, मैंने कहीं नेट पे जाके पढ़ा स्टाइलस की डेफिनेशन क्या है। हर बार डेफिनेशन नहीं रिक्वायर्ड होती है, हर चीज की डेफिनेशन देनी पॉसिबल भी नहीं होती है, आप हर चीज की फुल प्रूफ डेफिनेशन नहीं दे सकते हो। अरे ये तो फिर भी मैं छोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पर तो आज तक एक इतनी बड़ी इलीगल एक्टिविटी हो रही है दैट इज टेररिज्म, उस तक की डेफिनेशन नहीं है, आप सर्च करो, आप देखो, आप जितनी जगह पर सर्च करोगे, जितनी साइट्स पे जाओगे, आपको अलग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। टेररिज्म तक की भी कोई एक डेफिनेशन नहीं है आज तक, ठीक है? तो फिर मतलब डेली एप्लीकेशन में, डेली यूजेस में हमें डेफिनेशन नहीं ढूंढनी होती है हर जगह। अब ऐसा नहीं है, ये मत सोचना मैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आई एम गोइंग एज पर बुक ओनली। आप या तो ये वीडियो देखने के बाद किताब को एक बार रेफर कर लोगे तो तब तो एकदम फटाफट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पढ़ रखा है तो एक बार वीडियो देख लो और डबल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है? तो हर डे टू डे एप्लीकेशंस के लिए जो है आपको नहीं जरूरत है, ठीक है, डेफिनेशंस की। अच्छा, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज ऑफन अंडरस्टूड थ्रू इट्स यूसेज रेदर देन अ फॉर्मल डेफिनेशन, मतलब एक फॉर्मल डेफिनेशन से ज्यादा अच्छे से आप एक किसी भी चीज के एप्लीकेशन को कैसे मतलब समझ पाओगे, उसको यूज करने से, ठीक है? तो बचपन में सीखा करते थे कंप्यूटर की, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, अरे क्या ही जरूरत है कोई जरूरत क्या? आज तक काम नहीं चल रहा है बिना कंप्यूटर की डेफिनेशन को याद किए? नहीं चल रहा है, चल ही रहा है ऑब्वियसली, है ना? सबका काम चल रहा है, तो अब देखो आगे फिर क्या है, नीड फॉर डेफिनेशन। अच्छा, तो डेफिनेशन की फिर जरूरत कब पड़ती है? फिर कौन सा ऐसा इंस्टेंस है जब डेफिनेशन की जरूरत आ जाती है? देखो क्या होता है, कई बार देयर आर सम एम्बिग्विटीज, or when words are used differently in various context, ठीक है? जब कभी कभी क्या होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सिचुएशन, होता क्या है जब अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से किसी एक पर्टिकुलर चीज को यूज किया जाएगा, तब डिमांड आती है कि एक काम करते हैं, लेट अस क्लैरिफाई द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग, उसके बाद वी विल मूव अहेड, ठीक है? तो क्या होता है कि अब डेमोक्रेसी की फिर डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चाइना भी बोल रहा है कि हमारा अपना अलग मॉडल है डेमोक्रेसी का, ठीक है? इंडिया बोल रहा है कि वी आर डेमोक्रेसी, यूएस बोल रहा है कि वी आर द बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के साथ ब्रिटेन भी बोल रहा है वी आर डेमोक्रेसी। एक्चुअली फिर डेमोक्रेसी को इतने अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, इस वर्ड को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस वर्ड को, इसलिए जरूरत पड़ी कि ये काम करते हैं, लेट अस फर्स्ट क्लैरिफाई द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हर कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं ये वर्ड्स, ठीक है? कई चाइना कॉन्फ्रेंसेस करा रहा है कि कैसे चाइनीज मॉडल है हम, है ना, हमारा अपना चाइनीज मॉडल है, जबकि सब दुनिया जानती है कि मतलब वहाँ क्या ही डेमोक्रेसी है ना? तो शी जिनपिंग तो मतलब लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है वहां के, तो क्या ही डेमोक्रेसी हुई? अच्छा, तो अब ये बात तो हमें पता है कि शी जिनपिंग अगर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है तो तब वहां डेमोक्रेसी नहीं है, बट क्यों ऐसा, क्या कारण है ऐसा? यही हम कुछ पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है?
तो अच्छा, एक बहुत ना फेमस डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है? तो अब मेरी बात सुनो, पहले इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट किसकी? लोगों की। ठीक है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो बनाई जाए लोगों के द्वारा। ठीक है? एंड फॉर द पीपल, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसके लिए काम करे? लोगों के लिए काम करे। बट इस डेफिनेशन को क्या हम एक्सेप्ट कर लें? और क्यों एक्सेप्ट कर लें? क्योंकि क्या अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी है इसलिए एक्सेप्ट कर लें? मतलब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज जरूरी है क्या कि किसी एक चीज को अगर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी ने दिया है और बचपन से लेके आज तक हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को अब्राहम लिंकन के वर्ड्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि हम इस डेफिनेशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें? इज दिस रिक्वायर्ड? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अच्छा मुझे इसमें एक इस वर्ड से भी प्रॉब्लम है। क्या डेमोक्रेसी का मतलब केवल गवर्नमेंट है? क्या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? अच्छा, मैं ना आपको बताता हूँ कि मतलब हम क्या है एग्जैक्टली डेमोक्रेसी क्या है। हम पूरे एक तो पूरे एग्जांपल्स टू एग्जांपल सब पढ़ेंगे आगे। बट देखो, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी मोर देन अ गवर्नमेंट, वी कैन से कि इट इज अ वे ऑफ लिविंग। क्या मतलब है इस बात का? देखो, क्या होता है, जैसे आप लोग रह रहे हो, ठीक है, हम सब रह रहे हैं, हमारा एक रहने सहने का तरीका है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं और इधर वी आर एथियस्ट, डजंट मैटर, बट हमारा एक यूजुअली रहने सहने का तरीका होता है, हमारी बातों में वो तरीका रिफ्लेक्ट करता है, हमारे कल्चर में वो तरीका रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? हम कैसे दिवाली मनाते हैं, कैसे होली मनाते हैं, ठीक है, हम जो है वो कैसे अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को मना रहे हैं, कैसे महाकुंभ अटेंड कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो हम राम मंदिर में जा रहे हैं मिलने मतलब राम भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या में। तो वो हमारा एक तरीका है रहने सहने का, वो हमारी एक वे ऑफ लिविंग है, दैट इज आवर वे ऑफ लिविंग, है ना? तो डेमोक्रेसी भी मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक वे ऑफ लिविंग ही है, कि कैसे लोग रेदर देन होली दिवाली एक फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस मना रहे हैं। कैसे लोग जो है वो मतलब एक कौन से फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं? इलेक्टोरल फेस्टिवल। गलियों गलियों में से रैलियां निकल रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स घरों में आकर के हाथ जोड़ रहे हैं। हम ये ब्लेम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया। हम ये बता रहे हैं उन्हें कि आपकी गलतियां थी। ये है डेमोक्रेसी। हम जहां ये बात बोल रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि पिछले 5 साल का हिसाब अब करेगी जनता, ये है डेमोक्रेसी। एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर एक्चुअली जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जा रही गवर्नमेंट है, उसके हाथ में पावर है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लो या फिर एक वे ऑफ लिविंग कह लो, जहां पर कोई भी, चाहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे हेड ऑफ द स्टेट हो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, एक अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे बट एक लिमिट के अंदर। ठीक है? वो होती है डेमोक्रेसी। तो मोर देन जस्ट अ, हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक टॉपिक है, उस टॉपिक की उस स्लाइड में पढ़ेंगे हम कि मोर देन जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ अ वे ऑफ लिविंग। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखो, फेमस डेफिनेशन है, बट वाइडली एक्सेप्टेड भी है, एडमायर्ड भी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बट हमें इसको थोड़ा क्रिटिकल होके देखना होगा। ठीक है? वी नीड टू इवेलुएट इट क्रिटिकली एंड नॉट जस्ट टू एक्सेप्ट इट सोनली ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी। केवल पॉपुलर है इसलिए एक्सेप्ट करना इजंट रिक्वायर्ड। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल ओरिजिन देख लेते हैं इसका। ठीक है? सो व्हाट इज इट्स हिस्टोरिकल ओरिजिन? तो हिस्टोरिकल ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज डेमोस एंड क्रेशा। ठीक है? डेमोस मींस पीपल एंड क्रेशा मींस रूल। तो ये है कि समथिंग रिलेटेड टू रूल एंड पीपल। या तो हो सकता है लोग खुद ही खुद पर रूल कर रहे हैं,
या लोग बता रहे हैं कि हमें किससे रूल होना है, कुछ भी। बट हाँ, वहाँ उस टाइम तो देखो ग्रीस में तो क्या हुआ करता था, जैसे कुछ स्टेट्स थे, स्पार्टा, एथेंस, ठीक है, कुछ छोटे-छोटी जगहें हुआ करती थी, बहुत कम पॉपुलेशन हुआ करती थी, ठीक है, असेंबलीज होती थी जिसमें कि लोग जो है वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते थे, वो फिर रूल करते थे, वहाँ पे नेचुरल बैरियर्स होते थे आसपास में सिटी स्टेट्स के, इनको सिटी स्टेट्स कहा जाता था, कंट्री वंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर जैसे अगर मान लो एक साइड पहाड़ है, एक साइड रिवर है, बीच में एक जगह है जहाँ लोग रह रहे हैं, बाकी जगह से आइसोलेटेड है, वही लोग फिर जो है सिटी स्टेट होते थे और वही फिर अपने मतलब एक डेमोक्रेटिक मॉडल को अपनाते थे, ठीक है। तो इसका ओरिजिन वहां से है, ठीक है। तो ग्रीस में तो इसका ओरिजिन है ही, बट इसका ओरिजिन एक्चुअली जो है वो इंडिया में भी है। अगर इंडिया में कभी आप पढ़ोगे हिस्ट्री में महा महाजनपदास, तो महाजनपदास में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर भी जो है वो कई सारे ऐसे जो है महाजनपदास थे जहां पर लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया करते थे अपने लीडर्स को। तो ये भी कुछ हमें इंडिया में भी इसका ओरिजिन देखने को मिला है बुद्धिज्म में, ठीक है, मतलब बुद्धिज्म के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, हाउएवर मीनिंग इवॉल्व्स ओवर टाइम एज सीन विद द वर्ड कंप्यूटर। अच्छा, अगर एक कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो, तो कंप्यूटर जो है जब इनिशियली इन्वेंट हुआ था, तो उस टाइम पर कंप्यूटर को इसलिए नहीं इन्वेंट किया गया था कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो सब काम कर पाएंगे हम कंप्यूटर में। नहीं, कंप्यूटर का वो रिलेवेंस नहीं था। कंप्यूटर का जो रिलेवेंस था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन टूल जिसमें हम जो है 2+2 = 4 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, केवल वही टूल था एक, वो कैलकुलेशन टूल था। बट आज देखो, आज कंप्यूटर को देखो, मतलब क्या से क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट थिंकर्स, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिफाइनिंग डेमोक्रेसी रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग। खाली उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, जस्ट टू एक्सेप्ट द पॉपुलर डेफिनेशंस इज रॉन्ग। केवल कुछ पॉपुलर डेफिनेशन जिसको हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, उन डेफिनेशंस को एक्सेप्ट करके ये मान लेना कि ये डेमोक्रेसी है, इज रॉन्ग, ठीक है। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा, ठीक है। तो इसी ग्रीस के ही एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े स्कॉलर रहे पॉलिटिकल साइंस में, प्लेटो, ठीक है, कहते हैं डायलेक्टिकल फॉर्म अपनाओ, ठीक है, एक बात कहो, दूसरा काउंटर करेगा, उससे एक जो है कंक्लूजन निकलेगा, फिर वो एक थीसिस बनेगी, फिर उसका एंटीथीसिस आएगा, फिर उसका एक कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। तो खुद में खुद से, और खुद से करो ना डायलेक्टिक्स, अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, खुद से सोचो जो है चीजों को, तब आपको जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। ये दोबारा से फिर वही आ जाती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, जो कि उतना कंप्लीटली सही नहीं है। जो कि क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक नैरो व्यू। दिस इज द नैरो व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आपको नैरो व्यू दिखा रहा है, एंड दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द। हाँ, तो इसका काम क्या है, इस डेफिनेशन का काम ये है कि ताकि हमें एक, अगर हम दूर से देखें, अगर हम कहीं दूर से किसी दूसरे देश को देखें, तो हमें समझ में आ जाए कि अच्छा, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो देखो, अब जैसे नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, एक तो गवर्नमेंट अंडर मिलिट्री कंट्रोल, जहां पर जो कंट्रोल होता है देश का, वो मिलिट्री रूलर्स के हाथ में होता है। और आप सभी को पता है इस चीज के बारे में कि मिलिट्री रूलर्स कभी भी इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होते हैं। इसका मतलब मिलिट्री रूलर्स पर जो से होता है वो कभी लोगों का नहीं होता है। तो इसीलिए ये मिलिट्री कंट्रोल में जो भी स्टेट होता है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाता है। तो दोज कंट्रोलिंग द आर्मी ऑफन बिकम्स रूलर, ठीक है। जैसे डिक्टेटर पिनोशेट, चिली का एक रूलर थे, ठीक है, जिनका नाम था पिनोशेट। तो ये इन्होंने जो है वहां पे रूल किया था, एंड ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है। फिर नो पीपल्स चॉइस, और ऐसा देश जहां पर लोगों की चॉइस को रेस्पेक्ट नहीं की जाती है, ठीक है, जहां पर लोगों की चॉइस का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और मोनार्कीज, मोनार्की जैसे सऊदी अरेबिया में है आपका, ठीक है, और बहुत देशों में है, अभी भी कतर में और कई जगहों पर है, जहां पर क्या होता है कि एक हेड ऑफ द स्टेट, व्हाट इज मोनार्की, मोनार्की इज समथिंग अपोजिट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। तो मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इट कम्स बाय ड्यू टू हेरिडिटी। एक जो हेड ऑफ द स्टेट, वो आ रहे हैं क्यों, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एक लीनिएज, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर हेरिडिटी।
सो दैट इज व्हाई ही बिकेम द रूलर और शी बिकेम द क्वीन। तो इस ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, सो दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एक ऐसी जगह जहां पर लोगों के चॉइस को नहीं रिस्पेक्ट किया जाता है, या कह लो वो मोनार्की हो, तो ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर कंप्लीटली indifferent to democracy, because democracy is the form of government where the people elects their leaders। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो फीचर्स पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं कि हमें जब जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को जो है वो अपने दिमाग में रखना है, या फिर हमें किन क्वेश्चंस का आंसर मिलने जा रहा है। एक तो हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। अच्छा, ये रूलर्स जिनकी बात हो रही है, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कौन है रूलर्स? ठीक है, मतलब हु आर दीज रूलर्स? क्या किसी को भी उठा करके इलेक्ट कर लिया जाता है? या फिर which officials must be elected for any government to be called a डेमोक्रेसी? ऐसे वो कौन से ऑफिशियल्स होंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा कि एक देश को डेमोक्रेसी कहा जा सके? ठीक है, एक देश को डेमोक्रेसी बनने के लिए कौन कौन से वो ऑफिशियल्स हैं जिनको बेसिकली इलेक्ट किया जाएगा? विच डिसीजन मे बी टेकन बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी? अब देखो दो टाइप के ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जीक्यूटिव में भी देखें तो हमारे देश में दो एग्जीक्यूटिव है, एक तो इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड। नॉन इलेक्टेड में कौन से आते हैं आपके? ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, जो आपके सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, इसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं बनने के लिए, है ना? तो ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो ये लोग ले पाएंगे, और ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो इनके हाथ में छोड़े जाएंगे? आ रही है बात समझ में? तो वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो केवल इलेक्टेड लेंगे, और वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो केवल जो अपॉइंटेड है वो लेंगे, जो नॉन इलेक्टेड है हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? कैसे इलेक्शंस होने चाहिए? ठीक है, क्या इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए कि बूथ कैप्चरिंग हो जाए? क्या इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए कि जा करके आपको कहा जाए इस बटन पे दबाओ, या फिर ये इस पे स्टैम्प मार के बैलेट पेपर को डालो बॉक्स में? या फिर ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए जिसमें आप अपने दिमाग से सोच करके इलेक्शंस दो? या फिर ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए जिसमें आप जा करके, तो आपको कोई बोल नहीं रहा है कि इसको वोट दो, लेकिन पहले से आपका माइंड वॉश कर दिया गया है, या तो पैसे दे करके, या फिर कुछ भी जो है वो अभी भी देखो दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो दिल्ली में इलेक्शंस में क्या हो रहा है? कहीं सुनने में आ रहा है पैसे बांटे जा रहे हैं, कहीं सुनने में आ रहा है जो है वो रैलियों में ले करके जा रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती। तो सभी पार्टीज कर रही है ये सब काम। ठीक है, तो क्या इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए, या फिर इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए जहां पर आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपके काम कर रही है, ठीक है, वोट डालने में? फिर आगे ये है, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शंस टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, है ना? तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जो कि एक एक मतलब लगाई जानी चाहिए किसी भी देश में, कि अगर आपको ये कहना है, अगर आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करने हैं, तो आपको इन चीजों को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला है, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? कौन कौन वो लोग हैं जो इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होंगे, और कौन कौन वो लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब एज अ वोटर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे? ठीक है, अच्छा, फिर शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या सबको इक्वल बेसिस पे जो है वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मिलनी चाहिए, या फिर प्रोपोर्शनल फ्रेंचाइजी मिलनी चाहिए? या फिर ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है केवल उसी को राइट होगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का? या फिर ऐसा होना चाहिए चाहे राइट हो चाहे ना हो, लेकिन सबकी कम से कम भगवान ने ऐसा ह्यूमन बीइंग तो बनाया है सबको, सब कम से कम ह्यूमन बीइंग तो हैं। तो क्या ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जहां पर सबकी इंडिविजुअल ह्यूमन डिग्निटी को रेस्पेक्ट करके सबको इक्वल वोट मिले, या फिर प्रोपोर्शनल वोटिंग मिले? ठीक है, कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी में अगर डिनाई किया जाए तो वो डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी? अच्छा, उसके बाद फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? क्या इलेक्टेड लीडर्स हर वो काम करेंगे डेमोक्रेसी में जो वो चाहेंगे, या फिर उन पे लिमिट्स लगेंगी? अगर लिमिट्स लगेंगी तो लिमिट कौन लगाएगा? क्या लिमिट वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? अगर लिमिट का पालन नहीं किया गया
तो क्या होगा, कौन देखेगा, कौन जो है उस पे सजा देगा, सब हम देखेंगे। ठीक है, ये आप लोग भी रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट, ये क्वेश्चंस हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने अभी जस्ट इससे पिछले एक दो स्लाइड में देखा कि एक वर्ड था सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको खुद में रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप में आपको खुद से जो है इन चीजों को सोचना है। तो इसके बाद, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स। तो मैंने बात की क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए कुछ गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर बिना किसी लिमिटेशन के करने दो जो कर रहे हैं। तो इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजंस, क्या लोगों के पास में कुछ राइट्स होने चाहिए? उन राइट्स अगर होंगे और अगर कोई वायलेट करेगा तो क्या होगा, उन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा, किसके अगेंस्ट वो राइट मिलेंगे, ठीक है, सब हम देखेंगे। अच्छा, अब देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये आपके चार मेजर फीचर्स की बात हो रही है डेमोक्रेसी की। इन चार फीचर्स को इस किताब में हैंडल कैसे किया गया, पहले देखो, किसी भी एक देश का, चाइना, मेक्सिको, ठीक है, ऐसे देशों का एग्जाम्पल दिया गया है। उन देशों में क्या हो रहा है, या फिर व्हाट हैपेंड इन पास्ट। फिर एक क्वेश्चन उठाया गया कि इज दिस जस्टिफाइड। फिर एक क्वेश्चन उठाया गया कि क्या फिर ये डेमोक्रेसी होगा या नहीं होगा। इस तरीके से इस चैप्टर में डील किया गया है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो हम वही देखेंगे कि भाई फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो क्या है ना, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक बात ये है, नंबर वन फीचर इज, डेमोक्रेसी कहलाने के लिए मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा देश जहां पर, हम पूरा देखेंगे, जस्ट एक अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, तो एक ऐसा देश जहां पर मेजर डिसीजंस कौन ले रहा है, इलेक्टेड लीडर्स ले रहे हैं। दूसरा, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, कंपटीशन भी है इलेक्शंस में, बिना कंपटीशन के तो फिर वही बेकार बात हो गई, क्या ही इलेक्शन करवा रहे हो, देखेंगे अभी चाइना। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तख्त पर खड़े होकर के, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी ने यही बात बताई थी कि कैसे इलेक्शंस होने चाहिए, और इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास किस तरीके से आप वोटिंग राइट दोगे। फिर है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, और कैसे राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाएगा, देखते हैं आगे। ठीक है, तो एक पहला एक केस देखेंगे। ठीक है, द केस इज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में क्या हुआ, 1999 तक जो है वो एक गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की। जानते ही हो क्या हुआ इनके साथ, देखना मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, कितने घोटाले हुए, कितने मतलब हुए क्या, या फंसाया गया पता नहीं। तो एक्चुअली क्या था कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी 1999, और ये कैसी गवर्नमेंट थी, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, दिस वाज इलेक्टेड गवर्नमेंट। 1999 में क्या हुआ, एक कू हुआ। कू मतलब क्या होता है, एक इमीडिएट अटेम्प्ट जिसमें पावर को इलेक्टेड ऑफिशियल से छीन के मिलिट्री तक लाने ले जाया जाता है, इसको बोलते हैं मिलिट्री कू। ठीक है, तो एक मिलिट्री कू हुआ 1999 में, किसके द्वारा किया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, किसने लीड किया ये कू, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इसने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया, किसके बलबूते पर, हथियारों के बलबूते पर। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, खुद से खुद को, अपने मुंह मियां मिट्टू वाली बात हो गई। तो खुद से खुद को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया, और आगे चल के अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। सोचो मतलब क्या ही हो रहा है, मतलब कुछ भी। ठीक है,
तो अपने आप को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। 2002 में क्या हुआ, 2002 में ना एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया। देखते हैं रेफरेंडम क्या होता है, ठीक है? तो नोट्स ओपन कर लेता हूँ एक बार, नोट्स में समझते हैं कि रेफरेंडम क्या होता है, ठीक है? तो देखो, क्या देखो, दो दो पेन, हाँ, तो देखो डेमोक्रेसी, ठीक है? डेमोक्रेसी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है? देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है? मतलब क्या लॉ बनेंगे, क्या पॉलिसीज आएंगी, कैसे काम होगा, क्या नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका होगा, वो लोगों का होगा, ठीक है? और इनडायरेक्ट को एक और नाम से हम जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे देश को कई सारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। एक जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और माना जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पूरे उस जगह जहां से वो चूज किए गए हैं वो सबके रिप्रेजेंटेटिव है, जो आगे चल के फिर जो है लॉ मेकिंग बॉडीज जैसे लोकसभा हो गई, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, वहां बैठते हैं और लॉज बनाते हैं, ठीक है? ये सब आगे वाले जो चैप्टर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाले, उनमें देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है? अच्छा, तो अब जैसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका देखा गया है, लोगों का देखा गया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर किया जाएगा, मतलब कैसे ये बात इंश्योर होगी कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें? क्या सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक जगह पर बात करेंगे, क्या वो पॉसिबल है? तो 10 20 50 हजार लोग एक साथ खड़े होकर बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको कि पीपल, लोगों के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एक होता है प्लेबेसाइट, एक रेफरेंडम, एक इनिशिएटिव और एक रिकॉल। मैंने सोचा जब पढ़ ही रहे हैं तो ये भी देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है? तो रेफरेंडम में क्या होता है कि सब लोगों से एक पर्टिकुलर जगह पर वहां जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब लोगों से पूछा जाता है, यूजुअली यस या नो में जवाब मांगा जाता है। तो लोगों को एक्चुअली जवाब देना होता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, ठीक है? तो प्लेबेसाइट थोड़ा सा जो है, ये प्लेबेसाइट में लोगों से रिटर्न जवाब भी पूछा जाता है कि आप जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो, अपने व्यूज दो। रेफरेंडम में केवल यस और नो, ठीक है, पूछा जाएगा कि हाँ या ना बताएं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था, जब उस टाइम पर एक बार उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से एज दिल्ली सीएम, बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम पर उन्होंने जो है लोगों से पूछा था कि क्या मुझे दोबारा से जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए, दोबारा से जो है वो सीएम बनना चाहिए, ऐसा कुछ इशू था। तो एक वो था, वो आम आदमी पार्टी जब आई थी शुरू में तो वो थोड़ा सा पूछने भी लगे थे लोगों से, मिस कॉल दो इस नंबर पे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्या आप चाहते हो ऐसा किया जाए नहीं किया जाए। तो थोड़ा सा, पर अब तो फिर वही खत्म हो गया वो भी सब, ठीक है? तो अब जेल से थोड़ी मांगेंगे। तो देखो, रेफरेंडम, प्लेबेसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल। अच्छा देखो, ऑफेंस मत लेना प्लीज, है ना, जेल से नहीं मांगो, ऐसी मजाक की बात है ना? तो इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव क्या होता है, अगर कुछ पर्टिकुलर जो लोग होते हैं, 50 हजार 1 लाख लोग, एक नंबर होता है पर्टिकुलर,
तो उतने लोग अगर कुछ चाहते हैं, गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, अगर लोग कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो गवर्नमेंट को वो काम करना होता है फिर, ठीक है। फिर एक आता है रिकॉल। तो रिकॉल क्या होता है, व्हाट इज रिकॉल? मतलब अगर किसी को इलेक्ट कर दिया गया है, किसी लीडर को, और वो सही नहीं काम कर रहे हैं, तो हमारे देश में तो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, 5 साल तक करते रहो, क्या करोगे, ठीक है। या तो सजा हो 2 साल से ज्यादा की, तो जो है कैंसिल होगी सीट, और या फिर हम तो रिकॉल नहीं कर सकते 5 साल से पहले, लेकिन ऐसे जगह जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई जाती है, वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिकॉल का, जिससे उन लीडर को दोबारा से अपनी सीट से रिकॉल कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। बाकी दोबारा देखते हैं। तो क्या हुआ कि एक रेफरेंडम जो है वो कंडक्ट कराया गया। तो ये क्या हो रहा है भाई, एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया 2002 में, मतलब लोगों से जो है वो जवाब मांगा गया कि क्या किया जाए। तो इसमें पता चला कि लोगों ने बोला यस, परवेज मुशर्रफ शुड बी गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 5 इयर्स। इनको बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी उसके, इनको जो है 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए। बट फिर कुछ उस टाइम पर ना मीडिया एक्टिविस्ट थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात को बताया कि जो रेफरेंडम कंडक्ट हुआ था ना वो सही नहीं था, उसमें बहुत रिगिंग हुई थी, उसमें जो है वो कैप्चर कर लिया गया था रेफरेंडम को, और फेक जो है वो वोट्स दिए गए थे, ठीक है। तो फिर 2002 में ही ना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया, और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या किया गया, इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या हो रहा है। हाँ, तो इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या हुआ कि इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली बदल दिया गया, ठीक है। और बदल के जो प्रेसिडेंट है उसको ये अलाउ कर दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जो असेंबली है उन असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ आफ्टर दिस इशुएंस ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये अलाउ हो गया कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी विशेष पे, कोई एड एंड एडवाइस नहीं, कुछ नहीं, वो अपनी विशेष पे जो है वहां की असेंबलीज को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुआ करती थी, तो इन्होंने यहीं पर ही जो है जब 1999 में कू किया था तो अपने आप जो है इस पूरी असेंबली की पावर ले ली थी। और अब क्या हो गया है इसके बाद में कि इस असेंबली में पहले जो है वो इलेक्टेड लीडर्स का डोमिनेंस हुआ करता था, ये खत्म, और अब यहाँ पर भी जो है वो मिलिट्री जो रूलर्स होंगे, जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होंगे, उनके डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया। और अब नाउ इट वाज अलाउड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टू डिक्टेट द सिविलियन कैबिनेट, टू डिक्टेट द गवर्नमेंट कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब अल्टीमेटली जो असेंबली थी उसकी इन जो इन प्रैक्टिस जो पावर थी वो कंप्लीटली खत्म ही हो चुकी थी, अब कोई कुछ नहीं था उसके पास में हाथ में, ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या, अब देखो इलेक्शंस, ठीक है। तो ये थोड़ा, अरे पाकिस्तान में कहाँ इंडिया का झंडा आ गया, गलत फोटो लग गई, चलो अच्छी बात है ये भी। तो आजकल चल रहा है ना वो कॉन्सेप्ट डार्क जोक्स वाला, वो है ये, ठीक है। तो इलेक्शंस है ना, नहीं था नहीं, वैसे गलती हुई है ये, चलो। तो इलेक्शंस हेल्थ, तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड टू असेंबलीज बट लैक्ड रियल पावर। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट तो किया जा रहा था बट अल्टीमेटली उनके पास पावर अब कुछ रही नहीं। फाइनल डिसीजन जो था वो किसके हाथ में रह गया, मुशर्रफ और उसके मिलिट्री जो कलीग्स थे, ठीक है, उनके हाथ में रह गया। तो डेमोक्रेसी नॉट फुलफिल्ड। तो अब क्या था, क्या ये डेमोक्रेसी हुई, इज दिस द रियल डेमोक्रेसी दैट वी वांट टू लाइक इम्प्लीमेंट एवरीवेयर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो रूलर्स थे वो कौन थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स थे और मुशर्रफ खुद। क्या ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे थे? नहीं। डेमोक्रेसी क्या मांगती है, डेमोक्रेसी ये मांगती है कि जो फाइनल डिसीजन है वो किसके हाथ में रहना चाहिए, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल।
इसका मतलब जो डेमोक्रेसी है उसका फर्स्ट फीचर ये है कि जो क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर ये है कि जो पावर है अल्टीमेटली वो उसके हाथ में होनी चाहिए, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पहला फीचर। ठीक है, दूसरा फीचर हम समझेंगे बाय एग्जामिनिंग द केस ऑफ चाइना। चाइना में देखो, जैसे इंडिया के अंदर जो है वो लोकसभा है, ऐसे ही चाइना के अंदर जो है वो कॉन्गो रेनमिन डियाबियो दाहुई। ठीक है, तो ये वहां की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ठीक है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में क्या होता था, हर 5 साल में जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो 5 साल में इलेक्शंस होने थे। ठीक है, अब रेगुलर इलेक्शंस हुआ करते थे, और जैसे इंडिया के अंदर तो लोकसभा में अब आप देखोगे 543 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, तो 545 नहीं है, दो एंग्लो इंडियंस को जो है हट गए उनका अपॉइंटमेंट, तो 543 है। तो ऐसे यहाँ पर जो है वो 3000 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, पूरे अक्रॉस चाइना इनके इलेक्शंस हुआ करते थे, और ये इलेक्ट होकर के जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में आया करते थे। और कुछ जो ऐसे लोग थे इनमें 3000 में, नंबर हमें स्टैटिस्टिकली जानने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे मेंबर जिनको आर्मी इलेक्ट किया करती थी। ठीक है, तो पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के ही हाथ में हुआ करती थी पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। जैसे हमारे लोकसभा के हाथ में वो पावर है टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ इंडिया, जो भी लार्जेस्ट मेजोरिटी जो पार्टी होगी वहीं से जो है वो प्रेसिडेंट आएंगे। एक कन्वेंशन है ये, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कन्वेंशन है ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी रहा है। ठीक है, कि जो भी यहाँ के एनपीसी के जो लीडर होंगे वही जो है वो, मतलब एनपीसी के हाथ में होगी ये पावर कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, बट होता क्या है, कैंडिडेट्स अप्रूवल, कैंडिडेट मस्ट हैव अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यही तो है सबसे बड़ी गड़बड़। क्या है यहाँ पे, कि अगर किसी को इन 3000 मेंबर्स का पार्ट बनना है तो कौन बन सकता है, क्या कोई भी बन सकता है इन 3000 मेंबर्स का पार्ट? नहीं। अगर एक इंसान को एनपीसी का पार्ट बनना है, जैसे मान लो, अगर मान लो जैसे ये एनपीसी है, एनपीसी में 3000 मेंबर्स हैं, इसके लिए पूरे चाइना में इलेक्शंस होते हैं, जो कि सच में होते हैं। बट इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है मानो किसी भी चाइनीज को, तो उसके लिए उसको क्या है, एक अप्रूवल की जरूरत है। और अप्रूवल कौन देगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब आगे देखते हैं, और भी कई दिक्कतें हैं यहाँ पर। और कौन सी दिक्कतें हैं, फिर क्या है, एक तो कैंडिडेट्स अप्रूवल वाली चीज हमने देख ली। ठीक है, कैंडिडेट्स अप्रूवल के बाद में आपको ये बात पता चलेगी, कंट्रोल्ड कंटेस्ट, ओनली सीसीपी मेंबर्स और द अलाइड स्मॉल पार्टीज कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सीसीपी ने कुछ बहुत छोटी छोटी पार्टीज को अपने साथ लिया हुआ है, जिनके चांसेस टू फॉर्म गवर्नमेंट नेग्लिजिबल है, हो ही नहीं सकता। ऐसी पार्टीज को अपने साथ लिया हुआ है, तो ताकि ऑन पेपर वर्ल्ड को ये दिखे कि खाली सीसीपी जो है वो नहीं है, चाइना के अंदर और भी पार्टीज है। बट क्या लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, तो उन्हें पता है कि भाई सीसीपी के साथ जो और छोटी मोटी पार्टीज है वो सब जो है वो उनके चांस ही नहीं है को जीतने का। ठीक है, जैसे अभी कांग्रेस का। अच्छा, तो नहीं फिर है, स्टेट इलेक्शंस में पता लग गया थोड़ा बहुत है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे जो सीसीपी है तो इसके साथ जो बाकी पार्टीज हैं तो उनके नेग्लिजिबल चांस है। तो जो टोटल इलेक्शंस है उसमें कौन सी पार्टी कंटेस्ट करेगी इलेक्शन, कौन है, केवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और छोटी मोटी और एक आध पार्टी। तो चाइना में इन प्रैक्टिस क्या हुआ, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ऐसे फॉर्म ऑफ रूल को क्या बोलते हैं, वन पार्टी रूल। तो गवर्नमेंट केवल किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। एनपीसी में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैंडिडेट्स हु आर अप्रूव्ड बाय दी आपका सीसीपी। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है केस ऑफ मेक्सिको। अब देखेंगे जरा केस ऑफ मेक्सिको में क्या हुआ था। तो मेक्सिको में देखो ऐसा हुआ था कि वहां पर इलेक्शंस रेगुलरली हुआ करते थे। इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर 6 साल में इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हुए करते थे। 1930 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी, और इंडिपेंडेंस के बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है वो हमेशा हुआ करते थे रेगुलर। कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं, कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप रूल नहीं। डिक्टेटर वो होते हैं जो पर्टिकुलर कोई एक इंसान, अगर कोई मतलब जैसे मान लो कोई मिलिट्री हेड है या फिर कोई एक मुनार्क है जो अपनी पॉलिसीज को डिक्टेट करता है लोगों के ऊपर। लोगों के मतलब टू वर्ड्स कम्युनिकेशन नहीं होती है, लोगों के एस्पिरेशंस को नहीं सुना जाता है, बट जो खुद से जो है वो केवल हर चीज लोगों के ऊपर थोपे, वो डिक्टेटर हो गया। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप तो ऐसा नहीं थी यहाँ पर। यहाँ लेकिन एक चीज थी कि यहाँ एक पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई 2000 तक, 2000 तक सारे इलेक्शन जितने भी जीते गए वो किसके द्वारा जीते गए? पीआरआई के द्वारा जीते गए। ऑपोजिशन पार्टीज को अलाउ नहीं किया जाता था। अपोजिशन पार्टीज बेसिकली जो है वो पार्टिसिपेट करती भी थी तो कभी जीतती नहीं थी, हर बार केवल जो है वो पीआरआई जीतती थी। पीआरआई की बाद में जब बातें सामने आई तो पता चला कि दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु अटेंड पार्टी मीटिंग्स, जो सरकारी एम्प्लॉइज थे उनको जबरदस्ती पार्टी की मीटिंग्स में अटेंड करवाया जाता था। टीचर्स को ये प्रेशराइज किया जाता था कि पेरेंट्स को बोले कि भाई तभी जो है आपके बच्चों को नंबर देंगे, तभी जो है आपके बच्चों को सक्सेस इंश्योर हो पाएगा जब आप पीआरआई को वोट दोगे। मीडिया की बातों को इग्नोर किया जाता था, क्रिटिसाइज करना अलाउ नहीं था। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज कोई आवाज नहीं उठा सकती थी। पोलिंग बूथ को जो है वो शिफ्ट करा दिया जाता था लास्ट मिनट। अभी यहाँ पोलिंग बूथ है दूसरी जगह जहां पर फेवरेबल कंडीशंस हो पीआरआई के लिए, वहां शिफ्ट करा दिया जाता था। बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन्स में स्पेंड किया जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? हमने देखो क्या देखा, हमने दो जगह एक चीज देखी कि एक तो चाइना में हमने क्या देखा कि कोई सीरियस चॉइस नहीं है लोगों के हाथ। इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं, हर 5 साल में हो रहे हैं, लेकिन लोगों के पास जो इफेक्टिव चॉइस है। देखो खाली इलेक्शंस होना जरूरी नहीं होता ना। इलेक्शंस में दो चीज है, अगर आप जो वोटर्स होंगे उनको मत अलाउ करो तो कैसे फेयर होंगे इलेक्शंस, क्या आप वोट ही नहीं दे सकते? अच्छा, वोट अगर सबको मान लो आप दे भी दो कि भाई सब वोट देंगे, बट आप जो इलेक्टर्स हैं उन्हीं को लिमिट कर दो कि 3000 में से जो वहां की कांग्रेस में जो पार्टिसिपेट भी करेगा उसको पहले अप्रूवल लेना होगा कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना का। या फिर अगर आप पहले उन्हें ये बोल दो कि आप पर्टिकुलर एक पार्टी से ही होने चाहिए तभी जो है आप वो वहां की नेशनल पीपल्स कांग्रेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फिर ये कौन सी बात की? अच्छा, ओनली कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी टू वर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, केवल यही लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ये कहा कि किस बात की फिर ये डेमोक्रेसी हुई? अच्छा, मेक्सिको में हमने क्या देखा, सीम टू ऑफर अ चॉइस बट द रूलिंग पीआरआई ऑलवेज वॉन थ्रू अनफेयर प्रैक्टिसेस। बट जो रूलिंग पीआरआई थी वो केवल जीती थी कैसे? अनफेयर प्रैक्टिसेस से। ठीक है, तो ये दोनों केस मेक्सिको में और चाइना के जो केसेस हैं इनसे हमें एक बात समझ में आती है, और वो ये बात समझ में आती है कि वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि केवल इलेक्शंस सफिशिएंट नहीं है होल्ड करना। आप केवल इलेक्शंस को होल्ड करोगे, दैट इज नॉट द ओनली सफिशिएंट थिंग टू अलाउ द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री। तो द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, सच में चॉइस मिलनी चाहिए, केवल दिखावे के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट बनेगा, पता है वही 8-10 मेंबर जो सबसे सीनियर मोस्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, केवल वही अगला प्रेसिडेंट बनेंगे। अरे ये कौन सी बात की चॉइस हुई भाई? ये तो कोई डेमोक्रेटिक से नहीं हुई। ठीक है, बिटवीन द पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स है बट केवल दिखाने के लिए। इलेक्शंस हो रहे हैं बट पीआरआई जीत रही है। इलेक्शंस होंगे बट वही लोग इलेक्ट होंगे जो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स हैं। अरे ये कौन सी बात का इलेक्शन है? तो ये तो किसी बात के इलेक्शन नहीं हुए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश। ये होना चाहिए, दिस इज द मैंडेटरी थिंग कि एक लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव या कोई इलेक्टर से अगर डिससेटिस्फाइड हैं तो वो उन्हें हटा सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज डिससेटिस्फाई हो गए तो भाई आज जाएंगे 50,000 लोग और कू करके हटा देंगे, नहीं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो इलीगल तरीका भी फिर लोग जो है अपनाने लगेंगे, गलत काम भी करने लगेंगे। बट हाँ, एक इलेक्शन होनी चाहिए, थ्रू इलेक्शन वोटिंग से लोगों के पास सबसे बड़ी पावर क्या होती है? वोट होती है। वोटिंग के थ्रू इट शुड बी अलाउड कि लोग जो लोग अभी
रिप्रेजेंटेशन मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनको हटा सके बाय गिविंग वोट टू सम अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। So democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. तो ये एक अगला फीचर है, ये सेकंड फीचर है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। हर जगह जो है, अगर आप मेंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती है। तो अब से आपने ये लेक्चर देख लिया है, अब से आपको ये पता चल गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं जहां पर जो अभी रूल कर रहे हैं, ठीक है, उनका हमेशा ये चांस रहे कि वो अगले इलेक्शंस में हारे। आई बात समझ में? 2014 में हमने देखा, ठीक है, कि इतने समय से कांग्रेस सिस्टम जो चला आ रहा था, फिर बीच में वो कोलिशन पॉलिटिक्स में आया, बट तब भी डोमिनेंस कांग्रेस पार्टी का ही था। बट ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी नहीं हारी। अगर अगर ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे देश में नहीं रहे होते तो कांग्रेस पार्टी हारती कैसे उस समय, बीजेपी आती कैसे पावर में, ठीक है। और आज भी हमेशा ये चांस है, अब करो सही। कई बार लोग दिखा देते हैं स्टेट इलेक्शंस में कि भाई बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है, या फिर आम आदमी पार्टी दिखा। हमेशा ये चांस हमेशा है, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी रूल कर रही है वो हारे, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है। केवल 1 पर्सन 1 वोट देना जो है वो जरूरी नहीं है। आप सबको एक एक वोट दे दोगे, बट सबकी वोट की काउंटिंग ही नहीं हो रही है, सबके वोट को वैल्यू ही नहीं किया जा रहा है। कई ऐसे वोट्स है जिनको हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं, वो चीज नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अच्छा इंडिया एक ऐसा देश था जिसने एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने इंडिपेंडेंट होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया। उसके बाद में उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो जो इलेक्टोरल रोल बना वो किस बेसिस पे बना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में, मतलब डेमोक्रेसी इज लिंक्ड टू इक्वल वोटिंग राइट्स ऑल एडल्ट्स। एक सर्टेन एज, पहले ये एज थी 21, इसको कम करके फिर 18 किया गया, ठीक है। तो एक्सेप्टेड ग्लोबली बट नॉट ऑलवेज प्रैक्टिस फेयरली। इसको ग्लोबली माना जाता है कि होना चाहिए, बट हर देश इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, हर देश इसको मानते नहीं है इस चीज को, ठीक है। तो इंस्टेंसेस फॉर डिनायल, सऊदी अरेबिया में वोटिंग राइट वेमेन को 2015 में मिला। एस्टोनिया में सिटीजनशिप राइट उन्हीं के पास में है जो सिटीजनशिप रूल्स रेस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट फॉर द रशियन माइनॉरिटी, वहां पर रशियन लोग रहते हैं, ठीक है। तो रशियंस को वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्टेड है, उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। अच्छा फिर फिजी है, फिजी में जो इंडिजिनस फिजी है, ठीक है, उनको उनके जो वोट है उसकी वैल्यू ज्यादा है बजाय जो इंडियन फिजी। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पर फिजी आइलैंड में इंडिया से बहुत सारे लोगों को स्लेव ट्रेड का पार्ट बना के लेके जाया गया था। वो लोग फिर वहीं सेटल हो गए और दे आर कॉल्ड एज इंडो फिजियंस, ठीक है। तो या फिर इंडियन फिजियंस, तो इनका जो वोट है उसकी वैल्यू कम है, और जो इंडिजिनस फिजियंस है उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अच्छा फिर अगला की प्रिंसिपल क्या आता है, तो हमें जो थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है वो देखने को क्या मिला है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब पॉलिटिकल सेंस में क्या दिया जाएगा, सब लोगों को इक्वालिटी दिया जाएगा, ठीक है। दिस गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब सबको जो है वो एक वोट मिलेगा और हर एक वोट को वैल्यू किया जाएगा। एवरी वोट मस्ट बी हैविंग बराबर वैल्यू, इक्वल वैल्यू, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बताया, किसने कहा था, ये बी आर अंबेडकर जी ने इस प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो असेंबली हमारे देश के संविधान को बना रही थी, उस असेंबली में इस प्रिंसिपल को हाईलाइट बी आर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं फोर्थ क्या है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, ठीक है। अच्छा मैं समझाऊंगा रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट का भी एक पार्ट है आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं जिम्बाब्वे, ठीक है। तो जिम्बाब्वे में क्या है, जिम्बाब्वे का एक केस स्टडी है वहां पे डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का, ठीक है। अच्छा ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटोक्रेसी देखो, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना,
ये टर्म्स के मतलब समझने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अच्छा जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। अच्छा, आपको लगेगा प्राइम मिनिस्टर, बट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव को गवर्नमेंट को लीड करते हैं वो कौन है? वो आपके प्राइम मिनिस्टर है, नॉट द प्रेसिडेंट। तो जैसे मान लो इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट। तो ऑटोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट के हाथ में सारी पावर देश की कंसेंट्रेटेड होती है। वो कहीं अकाउंटेबल नहीं होते, कहीं रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव हो ना हो बेशक, लेकिन कहीं अकाउंटेबल नहीं होते। उन्हें अपने काम काज का कहीं किसी को जवाब नहीं देना होता। लोगों की एस्पिरेशंस माने या ना माने वो उनके ऊपर बात है। ठीक है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, अच्छा तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ? जिम्बाब्वे को जो व्हाइट माइनॉरिटी, ठीक है, यूरोपियंस के रूल से जो है वो आजादी कब मिली? 1980 में मिली। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टी थी जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनिटी पेट्रियोटिक फ्रंट। इसमें इंडिपेंडेंस के बाद से जो है वो अफ्रीका के ऊपर रूल किया। ठीक है, जिम्बाब्वे के ऊपर, सॉरी नॉट अफ्रीका, जिम्बाब्वे के ऊपर। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है, आइडेंटिटी के नाम पर ये पार्टी का नाम बेस्ड है, अफ्रीका आइडेंटिटी की पार्टी है। तो यहाँ के जो लीडर था इस पार्टी के वो थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, तो ये ZANU PF के, ZANU PF के जो लीडर थे वो रॉबर्ट मुगाबे थे। ही रिमेन्ड इन पावर फ्रॉम 1980 टू 2017। ठीक है, और इस काल के दौरान, रॉबर्ट मुगाबे के इस काल के दौरान 1980 2017 के दौरान क्या हुआ? इलेक्शंस तो रेगुलरली होते थे, लेकिन हमेशा ZANU PF जीतती थी। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखेंगे क्या होता था। फिर अगला ये है कि मुगाबे बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन जितनी भी प्रैक्टिसेस इन्होंने की इलेक्शंस कंडक्ट कराने में और पावर में रहने में, वो सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस थी। गलत तरीके से वोट लेते थे, गलत तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराते थे और गलत तरीके से इलेक्शंस में जीता करते थे। इसीलिए जो है इन्होंने ये पावर में इतने टाइम तक लगातार बने रहे, कभी भी नहीं हारे। ठीक है, अच्छा हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स टू इंक्रीज प्रेसिडेंशियल पावर एंड रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब हिसाब देना आपको। भाई आप काम कर रहे हो तो आप किसको अकाउंटेबल है? लोगों को अकाउंटेबल हो। इंडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है? बहुत तरीके होते हैं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के। जैसे लोकसभा, लोकसभा के अंदर सेशंस होते हैं, जो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने काम के लिए उन्हें जवाब देना पड़ता है। वहां पर कोई भी जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, किसी भी तरीके से ओरल रिप्लाई दो, रिटन रिप्लाई लिख के दो हमें, और गलत बोल के दिखाओ, आप पूरे हाउस के प्रिविलेज को आप वायलेट कर रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो नहीं कर सकते, जवाब देना होगा। ठीक है, इवन प्रेसिडेंट कैन बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर फॉर व्हाटएवर वर्क ही हैज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल एक्शंस। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट मुगाबे ने मल्टीपल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, प्रेसिडेंट के हाथ में जो पावर होती है उस पावर को बढ़ाया और अकाउंटेबिलिटी को घटा दिया। ठीक है, जिससे कि उन्हें अपने काम काज का जवाब देना ही ना पड़े किसी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, सप्रेशन ऑफ द ऑपोजिशन एंड मीडिया कंट्रोल। यहाँ पर क्या किया जा रहा था, यहाँ पर जो मीडिया का कंट्रोल है, ठीक है, उसको एकदम खत्म कर दिया गया। मतलब मीडिया के ऊपर फुल्ली कंट्रोल, और मीडिया जो लोगों को अवेयर करती है, मीडिया का जो काम होता है वो काम मीडिया को करने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज फेस हरासमेंट, अपोजिशन पार्टीज को हरास किया जा रहा था, मीटिंग इनकी रोक दी जाती थी बीच बीच में, पब्लिक प्रोटेस्ट से बैन लगा दिया गया, डेमोन्स्ट्रेशन कर नहीं सकते हो। ठीक है, इसको सबको इलीगल बना दिया गया। लॉज ऐसे बनाए गए जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, वो मतलब गलत होगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसे लॉज बनाए गए। ठीक है, स्टेट कंट्रोल टीवी के ऊपर बढ़ा दिया गया। रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो केवल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता था। ठीक है, उसमें लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था, सच को नहीं दिखाया जाता था, केवल सरकार जो बोल रही है उस बात को दिखाया जाता था। फिर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम पर जो क्रिटिसाइज करते थे, बट उनके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, न्यूज़पेपर्स को ढंग से ऑपरेट ही नहीं करने दिया जाता था। फिर अंडरमाइनिंग जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। अच्छा, रूल ऑफ लॉ देखो क्या होता है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि मतलब चलेगी किसकी? कानून की। ठीक है, कौन सुप्रीम होगा? कानून सुप्रीम होगा। ठीक है, तो देखो कानून को माना जाता है कि कानून में पैशन नहीं होता। कानून जो है वो एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, खैर ऐसे भी कानून हो सकते हैं जो मतलब लेकिन माना यह जाता है कि एक देश, अगर आपको एक अच्छी डेमोक्रेसी फंक्शनिंग करानी है तो उसमें किसी इंडिविजुअल की नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर पैशन होता है फॉर पावर। ठीक है, बट लॉ के अंदर क्या होता है, पैशन नहीं होता, लॉ सबके लिए बराबर होता है। तो लॉ के नीचे तो एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, चलेगी किसकी?
लॉ की, ठीक है? चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई कॉमन मैन हो, गरीब हो, अमीर हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ठीक है? किसी भी सेक्शन से बिलॉन्ग करता हो, किसी भी एथनिसिटी से बिलॉन्ग करता हो, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ। दैट इज रूल ऑफ लॉ, ठीक है? तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जो भी कोर्ट थे, फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो सब उस कोर्ट के मतलब जजमेंट्स को इग्नोर ही कर देते थे, ठीक है? काउंटेबल है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस कर दिए गए जिसमें कि उनसे पूछा ही नहीं जा सकता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो रूल ऑफ लॉ को एकदम खत्म कर दिया, जजमेंट्स को इग्नोर कर दिया, जजेस को प्रेशराइज करते थे रूलिंग पार्टी की भाई हमारे फेवर में जजमेंट दी। लीगल इक्वालिटी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड सिटीजंस राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड, लोगों के पास राइट्स ही नहीं थे, ठीक है? लिबर्टी को वायलेट किया जाता था लोगों की। उसके बाद में रिमूवल ऑफ मुगाबे, तो 2017 में क्या हुआ, इतने डिकेड्स ऑफ रूल के बाद, 10 साल मतलब एक डिकेड होता है, तो मुगाबे को फिर फोर्स किया गया 2017 में ड्यू टू पॉलिटिकल एंड पब्लिक प्रेशर कि ऑफिस को छोड़ो, बहुत हो गई आपकी तानाशाही, ठीक है? अच्छा, तो ये है आपका फोर। तो फोर में देखते हैं हम फोर्थ फीचर क्या है डेमोक्रेसी का। देखो फोर्थ फीचर ये है कि पॉपुलर अप्रूवल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। लोग आपको चुन रहे हैं, पॉपुलर अप्रूवल मतलब पीपल आर चूजिंग द रूलर, पीपल आर कास्टिंग वोट, बेशक फेयर मीन्स से हो, बेशक जो लोग वोटिंग कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, बेशक जो है हर तरीके से एकदम सही इलेक्शन हो रहे हैं, हर प्रॉपरली किया जा रहा है सब काम, बेशक जो है पॉपुलर अप्रूवल से गवर्नमेंट चूज की गई हो, लेकिन ये भी चीज सफिशिएंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? जस्ट बिकॉज अ लीडर इज पॉपुलर डज नॉट मीन दे गवर्न डेमोक्रेटिकली। पॉपुलर का मतलब यहाँ पर है कि लोगों ने इलेक्ट किया हो, बेशक एक रूलर को जो है वो लोगों ने इलेक्ट किया हो, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिकली काम करेगा। फोर्थ फीचर पे आ रहे हैं अभी हम। अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन स्टिल बी अनडेमोक्रेटिक। एक ऐसी गवर्नमेंट हो सकता है, जब कांग्रेस जो है वो आई थी, अगर उसी समय की बात हम करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब एक डीकोलोनाइजेशन का फेज चल रहा था, उस टाइम हमारे जैसे बहुत सारे देश जो है वो आजाद हो रहे थे, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ठीक है? आसपास ही सभी आजाद हुए, फिर पाकिस्तान को भी देख लो, ठीक है? और फिर मतलब बहुत सारे देशों को देखो उस टाइम पे, ठीक है? फिर जो चाइनीज रेवोल्यूशन है वो भी 49 में हुई थी, ठीक है? तो अब फिर उसके बाद में जो है ये होता ही है कि एक ऐसी पार्टी, बेशक वो इलेक्शन से ही आई हो, उसका डोमिनेंस एस्टैब्लिश होता है, ठीक है? जैसे इंडिया के अंदर क्या स्टार्ट हो गया था, कांग्रेस सिस्टम, ठीक है? इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं थी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, सब कांग्रेस के विधि नहीं थे, और बहुत सुप्रीम पोजीशन थी उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की। ये तो होता है, बट फिर यही है कि आपके इंस्टीट्यूशन ये डिटरमाइन करेंगे कि आपका देश किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या आपका देश फिर जो है वो ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा या डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा? हमारा देश डेमोक्रेसी की तरफ गया, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक है? तो अब लेकिन चूज तो किया था जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने, अब कल को वो ऐसा काम कर देते, इंदिरा गांधी ने तो ट्राई किया था, ठीक है, ऐसा करने का कि भाई इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी वाज मेंट टू बी लाइक केप्ट फॉर फॉर एवर, ठीक है? बट वो तो इंडिया का क्रेडेंशियल ऐसा है कि भाई ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है? तो मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता है कि जो फर्स्ट गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से ही आती है, ठीक है? लेकिन उसको अगर आप सच में चाहते हो कि वो हमेशा डेमोक्रेटिक रहे, केवल पॉपुलर कंसेंट ही सफिशिएंट नहीं है, और बहुत चीजें हम देखेंगे फोर्थ में। फिर ऐसी क्या चीज है जो फिर उसको अंडर लिमिट्स लाने में कंट्रोल करती है, मतलब हेल्प करती है, ठीक है? तो सेकंड इज कि इलेक्शंस अलोन डू नॉट इंश्योर डेमोक्रेसी। तो खाली इलेक्शन से डेमोक्रेसी नहीं आती है, ठीक है? मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पर भी ऐसा हो सकता था कि इलेक्शन तो हुए थे, बट फिर भी ऐसा हो सकता था कि केवल ऑटोक्रेसी आ जाए। तो डेमोक्रेसी वो तो नेचर है इंडिया का, इनक्रेडिबल इंडिया है ना। तो इलेक्शंस मस्ट बी फ्री एंड फेयर, देयर शुड बी पॉलिटिकल फ्रीडम बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस। तो केवल इलेक्शंस के टाइम पर नहीं पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शंस के बाद भी जो है पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि लोगों के जो राइट्स है ना, जैसे द राइट टू फ्रीली थिंक, ठीक है, इवन एक्सप्रेस ओपिनियन, फॉर्म एसोसिएशन, प्रोटेस्ट पीसफुली, एक्सेस अनबायस्ड मीडिया, ठीक है, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये सारे राइट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? इन राइट्स के बिना हम नहीं इंश्योर कर सकते हैं कि एक देश में जो है वो डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं फिर, तो अब बात करेंगे जो आपका फोर्थ फीचर है डेमोक्रेसी का उसकी। तो रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये बहुत जरूरी है कि देश के अंदर ऑल सिटीजन्स शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। तो हर कोई, हमने क्या सीखा जिम्बाब्वे के केस से कि वहां पर सब जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल नहीं थे,
जो मुगाबे की जो गवर्नमेंट थी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, एसोसिएशन की फ्रीडम नहीं थी, मीडिया फ्रीडम नहीं थी, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, तो हर कोई इंसान जो है वो क्या होना चाहिए, लॉ के अधीन सब समान होने चाहिए, ठीक है। कोर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड द डिसीजन शुड बी ओबेड, ठीक है। तो कोर्ट का डिसीजन ओबे भी हो, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दे देगा, ओबे नहीं हो रहा है देश में, तो फिर किस बात का सुप्रीम कोर्ट की पावर रह गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड एंड गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल इट्स अफेयर्स, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कैन नॉट रूल आर्बिट्रेरीली, आर्बिट्रेरीली मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है, गलत तरीके से। तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद में, सरकार बनाने के टाइम बाद में आर्बिट्रेरी ना काम करे, इस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। जो बेसिक रूल्स हैं देश के, ठीक है, लॉज हैं देश के, माइनॉरिटी राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिसीजन शुड बी मेड थ्रू कंसल्टेशन, सबसे कंसल्ट करो ना, अगर कंसल्टेशन नहीं करोगे तो माइनॉरिटी राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। तो इट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड कि कंसल्टेशन हो प्रॉपर, ठीक है, रेगुलर बेसिस कंसल्टेशन हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसको फॉलो किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को माना जाए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजंस राइट्स, इसको समझते हैं जरा, ठीक है। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होगी, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट्स लगा देता है, ठीक है। क्या लगा देता है, एक लिमिट लगा देता है ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर एक लिमिटेशन लग जाती है कि गवर्नमेंट इन चीजों को एक्सीड नहीं कर सकती। आप फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को उठाएंगे, आप पीएम बख्शी ले लीजिए, जो छोटी सी किताब आती है जिसमें जो आपके बेयर एक्ट्स हैं सभी लिखे हुए, उसमें अगर आप फंडामेंटल राइट्स की वर्डिंग्स को देखेंगे, तो स्टेट शेल नॉट, द स्टेट शैल मतलब क्या है, वो स्टेट को अकाउंटेबल, स्टेट की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में मिल जाएगी, ठीक है। तो वही सब उसके पार्ट है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, बॉडीज, ये वो है ना। तो जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं वो सब, तो स्टेट शेल नॉट, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है कि हमको सभी को इक्वल ट्रीट करना है, नहीं, दैट इज नॉट फॉर अस, दैट इज फॉर गवर्नमेंट, दैट इज फॉर द स्टेट, ठीक है, वो स्टेट के लिए है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो कि एक लिमिटेशन पुट करती है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट इस चीज को जो है एक्सीड नहीं कर सकती। या फिर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, मतलब वो कई बार गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन दो, ऐसे स्पेशल मेजर्स लो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, या फिर बोलते हैं कि भाई वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन लो। तो अगर कहा जाता है कि कुछ करो एक्स्ट्रा, दैट इज पॉजिटिव, और अगर कहा जाता है कि शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, या कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है नेगेटिव। सो दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दी राइट्स, ठीक है। तो नेगेटिव है मतलब आप ये काम नहीं कर सकते हो, बट ये सब है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, और ये लिमिट्स पुट करती है गवर्नमेंट के ऊपर। आगे बात समझ में, तो ये चीज है, ठीक है। तो हाँ, तो अब यहाँ क्या बात है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होगी जिस गवर्नमेंट में जो जो गवर्नमेंट है, एक ऐसा स्टेट होगा, डेमोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट होगा, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगी जो काम कर रही है बीइंग विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उन्होंने जो लिमिट सेट कर दी है, तो ये वही गवर्नमेंट होती है जो उसी लिमिटेशन के विद इन रह के काम करती है, ठीक है। अच्छा, तो एंड सिटीजंस राइट्स, और जो सिटीजंस के राइट्स को वायलेट ना करे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, तो दिस इज दी
फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज पर दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो अब हम एक इसके डेफिनेशन जितनी भी अभी हमने पढ़ी उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो समराइज में ये है कि वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने इसे स्टार्ट किया कि भाई डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि लोगों को कौन रूल कर रहा है, वही लोग रूल कर रहे हैं जो उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, फिर हमने देखा दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द कीवर्ड्स इन इट। तो हमने फिर उसको कीवर्ड समझे उसके। ठीक है, उसके बाद में हमने समझा कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस। वही रूलर्स केवल डिसीजन ले सकते हैं जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद इलेक्शंस ऑफर्स अ चॉइस। तो इलेक्शंस का काम क्या है? एक चॉइस देना लोगों को, एक फेयर अपॉर्चुनिटी देना लोगों को कि ताकि वो अभी के करंट रूलर को चेंज कर सकें। ठीक है, अभी के करंट रूलिंग जो डिस्पेंसेशन है उसको बदल सके। ठीक है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये क्या है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की ये जो चॉइस है ये सबको मिलनी चाहिए, कुछ लोगों तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए चॉइस। ठीक है, उसके बाद दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स। मतलब ये एक ऐसी आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट बाउंड हो। ठीक है, उन लिमिट से, जो लिमिट्स उसके ऊपर कौन लगा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लगा रहे हैं, सिटीजंस की राइट्स लगा रहे हैं। ठीक है, सो सिटीजंस राइट्स आर अ नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, या फिर पॉजिटिव ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट कि आपको ये काम करना है फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर लिख दिए ये एनसीईआरटी के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है, किंग ऑफ भूटान नाउ दैट ही विल टेक एडवाइस फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे क्या है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करूंगा। ठीक है, जो भी डिसीजन लेने में। तो इसमें इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है चारों में से? तो मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो किंग ऑफ भूटान बोल रहे हैं मैं अकेले से नहीं डिसीजन लूंगा, मैं उनसे कंसल्ट करूंगा जो कि मतलब इलेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें ये वाला प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक है, दूसरा है मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका वर डिनाइड द राइट टू वोट। इसमें क्या है? इसमें वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं है। जो लोग इंडिया से कॉलोनियल टाइम में जो है वो श्रीलंका गए थे फॉर प्लांटेशन एक्टिविटीज, तो उनको जो है आज वो वहीं श्रीलंका में सेटल हो गए, तो श्रीलंका के वहीं के लोग जो है वो तो हो गए सिंहलीज, और जो इंडियन गए थे वो तमिल्स। तो तमिल्स को जो है वो गलत ट्रीट किया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो हम पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, आगे। तो अब देखो अगला ये है कि द किंग एनफोर्स्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग प्रोटेस्ट एंड रैलीज। इसमें कौन से राइट वायलेट हो गए? जो सिटीजंस राइट्स हैं। ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू गैदर पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में। अगला है कि द इंडियन सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक्चुअली क्या था कि बिहार असेंबली एक इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो इमरजेंसी प्रोविजन ये कहता है कि इफ द सेंटर इज ऑफ द ओपिनियन, ठीक है, कि जो स्टेट मशीनरी है दैट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे हैव द पावर टू इशू नोटिफिकेशन एंड टू डिसॉल्व इट। ठीक है, सब पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस में। ठीक है, तो उससे क्या है, वो किसके अगेंस्ट है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो ये मतलब रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। कैसे रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है? रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट ऐसे है कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ओनली, है ना। और पीपल के साथ, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसमें लोगों को बराबरी नहीं दी जा रही है, लोगों को अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ ओनली। ठीक है, अच्छा, फिर अगला है पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश अग्रीड दैट एन इम्पार्शियल गवर्नमेंट शुड ओवरसी इलेक्शंस। तो ये पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में बोलती है कि एक इलेक्शन कमीशन ऐसी बननी चाहिए जो कि इम्पार्शियल तरीके से देखेगी इलेक्शन मशीनरी को। तो ये क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रिंसिपल है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो वाई डेमोक्रेसी? तो क्यों हमें डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहिए? ऐसा क्या है कि भाई डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? डेमोक्रेसी में कमियां भी तो हैं, तो फिर क्यों हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट करें? क्यों हम मोनार्की में न चले जाएं? देखो सिंपल सी बात ये है भैया, तुम एक बढ़िया एक सेटअप बना के दे दो आप हमें, एक हमें बता दो कि ऐसे काम करो, ठीक है, देखेंगे फिर अगर अच्छा होगा। लेकिन आज तो कितनी ही कमियां हो बेशक, लेकिन उसके बाद भी डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट प्रैक्टिकल,
है ना? या प्रैक्टिकेबल बोल सकते हैं हम, ठीक है? सो बेस्ट नहीं है तो भी प्रैक्टिकेबल तो है, मतलब कम से कम इन रियलिटी तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो और वन पार्टी रूल एस्टैब्लिश हो जा रहा है जिसमें लोगों की फिर फ्रीडम चली गई। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना जैसे रशिया में हुआ, चाइना में हुआ, ठीक है? कम से कम यहाँ पर फिर भी जो है वो बहुत अच्छे से आप लाइफ जी रहे हो, ठीक है? आपको ज़्यादा अच्छा क्या है कि आपको आपके पास बोलने की फ्रीडम ना हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल कुछ आप यूज़ ना कर सको और आप रहो डेवलपमेंट में। अरे काय बात का डेवलपमेंट भैया, हमारा तो अब जो है अभी डेवलपिंग ही अच्छा है। हमें सब सब फ्रीडम मिल रही है। हम मोदी जी को खड़े होके कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है हमें, ठीक है? लेकिन फिर भी जो है अब राहुल गांधी को कितने लोग बोलते हैं कुछ-कुछ, ठीक है? एक मतलब इंडिया की जो अभी इतनी बड़ी पार्टी है उसके लीडर तो है ना, वहाँ बोल के दिखा दो एक बार शी जिनपिंग को कुछ भी। तो शी जिनपिंग से तो खैर नहीं कंपेयर करेंगे राहुल गांधी को, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो ऐसे कौन-कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स। तो फर्स्ट इज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। देखो क्या होता है लोकसभा के अंदर, मान के चलो कि आपके 543 सीट्स टोटल हैं। 543 सीट्स में से 272 सीट्स मिनिमम चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। मान के चलो आपके पास में जो है, मान लो भी 275 है, ठीक है? तो कल को अगर 3-4 भी अगर जो है डिफेक्ट कर गए तो आपकी गवर्नमेंट तो गिर गई। तो जो लीडरशिप है वो सब चेंज होती रहती है। अभी मान लो 2014 में लीडरशिप थी कांग्रेस के हाथ में, फिर आ गई बीजेपी के हाथ में, चेंज हो गई। इससे क्या होता है, पॉलिसीज बहुत बदलती है, ठीक है? इससे इंस्टेबिलिटी होती है, मार्केट एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है? नए-नए लॉज आते हैं, ठीक है? तो मार्केट देखना एकदम से डाउन चला जाता है उस टाइम पर जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं। पता नहीं है ना कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी आएगी तो क्या होगा, किस पे इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी या फिर एग्रीकल्चर पे ध्यान देगी। तो शेयर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं वो सब हटाते हैं, भैया पैसा है लोगों को लगा हुआ है ना, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है? फिर ये है कि पॉलिटिकल कंपटीशन रिड्यूस मोरालिटी। अब इतना कंपटीशन, लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है? सब पता नहीं क्या से क्या बोल रहे हैं, तो उससे क्या है लोगों का मोरल डाउन होता है। भैया किसको दें वोट यार, सारे तो ऐसे ही हैं, ठीक है? डेमोक्रेसी कॉजेस डिले। अरे पहले एक बिल जो है वो ड्राफ्ट किया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स ड्राफ्ट करेंगे, पॉलिटिकल लीडर समझाएंगे उसके बारे में, उसको लोकसभा में लाएंगे या फिर राज्यसभा में दूसरे हाउस में लाएंगे, उसके बाद पास करेंगे, उसके बाद जो है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में जाएगा, मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में इंप्लीमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट से फिर जो है ग्राम लेवल पे इंप्लीमेंट होगा, तब लोगों तक पहुंचेगा। अरे भाई बहुत डिले, उसमें बीच में कोई दिक्कत आ गई, फार्म्स लॉ आए थे, ठीक है? हटा दिए। तो मतलब बहुत बहुत डिले होता है किसी भी चीज में करने में, ठीक है? इलेक्टेड लीडर्स मे नॉट ऑलवेज मेक द बेस्ट डिसीजन। ये जरूरी थोड़ी ना है कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है? 8वीं फेल जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री संभालते हैं, ठीक है? तो एक क्रिमिनल्स जो है वो हमारे देश में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री सबको संभाल रहे हैं। तो क्या है ये सब, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा बेस्ट हो। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सच करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप इलेक्शन का माहौल तो देखो एक बार, मंजर देख के डर जाओगे। इतना खतरनाक मंजर होता है यार, कैसे कैसे लोगों को जो है बुरा हाल कर देते हैं, हजार हजार रुपए देते हैं, रैलीज में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, बहुत वीडियोस आती हैं सब, है ना? तो ऑर्डिनरी सिटीजंस में लैक अवेयरनेस। अब देखो ऑर्डिनरी सिटीजंस को उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है? वो वोट डालते हैं, कई बार मैंने देखा है, कुछ गांव में जाते हैं वोट डालने के लिए, ठीक है? गांव में गए भाई, बता रहे होते हैं उसको डालना है। भैया तुम क्यों बता रहे हो? पर खैर बताएंगे नहीं तो क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं है किसको डालना है वोट, ठीक है? बहुत बुरा हाल है, बहुत अवेयरनेस भी नहीं होती है कई बार, बट फिर भी ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, इनका कुछ एनालिसिस है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है? तो ये एक बार देख लोगे आप लोग तो एक समझ में आ जाएगा। ये समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें जैसे एक चार्ट बना करके उसको मैंने आगे बता दिया है, ठीक है? अब देखते हैं कि इज डेमोक्रेसी स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, या फिर भी डेमोक्रेसी बेस्ट ऑप्शन है? डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम। देखो परफेक्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता। व्हाट इज परफेक्ट? अगर हम बात करें व्हाट इज परफेक्ट, गॉड इज परफेक्ट, ठीक है? मेरे क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम थे। उन प्रैक्टिकल्स के एग्जाम में जो है वो पूछा गया, सर दे दोगे 20 नंबर? केमिस्ट्री का एग्जाम था, केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा, सर दे दोगे 20 नंबर? हु इज परफेक्ट? नो वन इज परफेक्ट, 20 तो मिलेंगे ही नहीं, कर लो क्या करोगे? तो उस दिन थोड़ा सा ये बात स्ट्राइक की थी कि हाँ देखो, नो वन इज परफेक्ट, ये बात तो एकदम सही कह रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। हु इज परफेक्ट? गॉड इज परफेक्ट, भगवान है परफेक्ट, ठीक है? परफेक्शन तो इज लाइज इन द किंगडम ऑफ गॉड, इट लाइज इन विद गॉड्स, है ना? हम नहीं परफेक्ट हो सकते, इंसान कैसे परफेक्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है? तो डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी कम से कम लोगों को अपने खुद के डिसीजन लेने को तो देती है, अलाउ करती है। डेमोक्रेसी में कम से कम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं होता, ठीक है? अच्छा, दूसरा, मिस्टेक्स मे हैपन बट डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ वे टू करेक्ट देम थ्रू इलेक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अरे मिस्टेक हो जाती है, हो गई थी, ठीक है? मिस्टेक्स हो गई थी, कौन सी की बात कर रहा हूँ तुम लोग देखो।
ठीक है? लेकिन हो गई थी, अब सही हुई है, ठीक है? बहुत सारी हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज़, बहुत सारी हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है? तो कम से कम जो मिस्टेक्स हो गई थी, हम उन्हें रेक्टिफाई तो कर सकते हैं, ठीक है? इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। हमारी मिस्टेक्स को सही करना कम से कम अलाउ तो करती है, इलेक्शंस हैं भैया 5 साल रुको तुम, तुम्हें दिखाते हैं इलेक्शन में करके दिखाओ तुम कुछ गड़बड़। आ रही है ना बात समझ में? अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप और मोनार्की मे सीम एफिशिएंट। ब्रिज बनाना है, लगा दो सारी रिसोर्सेज ब्रिज में। आयरन बनाना है, लगा दो सारी रिसोर्सेज आयरन में, पीपल जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में। नहीं, ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में, ठीक है? सब मोनार्की में होता है, ठीक है? मोनार्की लगता है एफिशिएंट है, पूछना थोड़ी है राजा को किसी से, पूछना नहीं है। डिक्टेटरशिप में किसको पूछना है, ठीक है? देख लो अभी सब पड़ोसी का हाल अपने, ठीक है? तो पूछना नहीं है वहां किसी से, ठीक है? बट हमें क्या है, हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन, पब्लिक मीटिंग्स, पहले पब्लिकेशन होती हैं, ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन वाले चीज पर जो है इतनी ज्यादा कंसल्टेशन हुई है, इतनी कंसल्टेशन हुई है, लोगों ने इतने अपने ओपिनियन दिए हैं, सब ओपिनियन को कंसिडर किया गया है, कमिटी फॉर्म की गई है रामनाथ कोविंद जी के अंडर। उसके बाद जाकर के कुछ चीज को अब शायद सुनने में आ रहा है कि अब आएगा, ठीक है? तो पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। इतनी विगरस कंसल्टेशन हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि ले आओ तुम एकदम कर दो कुछ काम, ठीक है? वो कभी कभी होता है। इस कश्मीर वाले इशू में पता था कि अगर 4 दिन पहले भी ले आएंगे तो दंगे हो जाएंगे देश में पूरे टाइम पे, ठीक है? तो इसीलिए उसको तुरंत तुरंत लाके तुरंत पास कराया गया था। बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो मे सीम एफिशिएंट, लेकिन उसमें करप्शन होता है, इतना ऑपरेशन होता है लोगों के, लोगों को तो फ्रीडम ही नहीं है कुछ भी। तो इससे तो डेमोक्रेसी बेटर है, कम से कम लोगों को ये सब तो है। रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर डेमोक्रेसी इज परफेक्ट, बट वेदर इट इज बेटर देन अदर सिस्टम्स अवेलेबल। हिस्ट्री तो भैया ये कहती है कि वहां पर शांति मिली है आज तक जहां पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के बिना जो है वो शांति नहीं है कहीं पर भी, हर जगह बर्बादी है। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? Thus, democracy remains the most fair and the participatory form of government। अरे कम से कम फ्लॉज हैं लेकिन इम्प्रूव तो होते हैं, दिक्कतें हैं सही तो हो जाती हैं, ठीक है? तो ये सब तो है कम से कम, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं फिर। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी को एनालाइज करेंगे, ठीक है, एक एक करके। देखो क्या है कि डेमोक्रेसी इज मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स, ठीक है? अच्छा, एक ना एग्जांपल है, ठीक है? इस पर इस टॉपिक पर ना, ये फेमाइन वाले टॉपिक पर ना एक बहुत अच्छी रिसर्च है, कभी आप सर्च करना। अमार्त्य सेन जो एक वेल रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है इंडिया में, तो अमार्त्य सेन कभी गूगल पे टाइप करना कि फेमाइन डेमोक्रेसी बाय अमार्त्य सेन, तो एक ना वो आएगा आपके पास, पूरी रीडिंग आएंगी, ठीक है? उसमें आप पढ़ना। बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो चाइना है उसमें ग्रेट फेमाइन आई थी 1958 टू 1961 तक। ये तो वहां पर 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे, 3 करोड़, समझ रहे हो कितने होते हैं? मतलब बहुत बहुत। पूरे कोविड में भी इतने नहीं मरे होंगे, मतलब ला, लाख से 1.5 लाख के बीच का कुछ एस्टिमेट्स कहीं ना कहीं मैंने शायद पढ़ा होगा, मेरे को याद है उतना। वो था 3 करोड़ लोग मर गए थे। बट इंडिया, कितने चैलेंजेस आए इंडिया के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से लेकर के हर टाइप टाइप की इंस्टेबिलिटी आई, एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी आया, सब कुछ आया, लेकिन फिर भी कभी इतने बड़े स्केल पे क्या, इससे 1% भी कभी जो है वो इंडिया के अंदर फेमाइन के चांसेस नहीं हुए। क्योंकि अमार्त्य सेन जैसे बताते हैं कि फेमाइन इसलिए नहीं आती है क्योंकि एग्रीकल्चर फेल हो जाता है, बट फेमाइन इसलिए आती है क्योंकि जो रॉबस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म है ना डेमोक्रेसी का, दैट इज द बेस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म, ठीक है? जो एसेंशियल सप्लाई जो डिलीवर हो पाती है लोगों तक, दैट इज द बेस्ट इन डेमोक्रेसी, ठीक है? वो जो है वो डिक्टेटरशिप में उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है? इस वजह से वहां पर फेमाइन आ जाती है, इस वजह से इंडिया में कभी ऐसे फेमाइन ना आई है ना आएगी, ठीक है? आप लोग ऑफिसर बनोगे तो कैसे आ जाएगी, ठीक है? तो आप लोग हो ना देखने के लिए सब। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल एंड इज मोर लाइकली टू एड्रेस देयर नीड्स, ठीक है? सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उसका काम ही है भैया, अकाउंटेबल है लोगों के प्रति, ठीक है? ऐसे नीड्स को तो पहले कैटर करना है लोगों की, उसके बाद कहीं कुछ होगा, ठीक है? अच्छा, तो अगला है फिर डेमोक्रेसी एंश्योर्स बेटर डिसीजंस। भैया डिसीजन जो बोलते हैं ना, एक कहावत है, देखो अब इतनी इंग्लिश में कहावत है, उतना पता नहीं मेरे को इस इंग्लिश की कहावत का। तो मिनी हेड्स पुट टुगेदर लीड्स टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऐसा करके कुछ है, ठीक है? तो वो देखना कभी। तो ऐसा होता है कि डिसीजन जो डेमोक्रेसी में है वो काफी कंसल्टेशन के बेसिस पे आते हैं, काफी डिस्कशंस के बेसिस पे आते हैं। हाईएस्ट फोरम फॉर डिस्कशंस कौन सा है हमारे देश में? पार्लियामेंट, ठीक है? हाईएस्ट फोरम फॉर डिस्कशन, हाईएस्ट
डेलिबरेटिव बॉडी कौन सी है इंडिया में, कौन सी है? लोकसभा, राज्यसभा, है ना, पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे कौन सी होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अच्छा, और विलेज लेवल पे कौन सी होती है? ग्राम सभा, ठीक है, उनकी जो असेंबलीज होती हैं। अच्छा, और वर्ल्ड लेवल पे कौन सी है? यूएन, यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वो भी तो यूएन जनरल असेंबली वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है ना, पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट तो नहीं है वो, ठीक है, बिकॉज इट लैक्स द पावर ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, तो एनफोर्समेंट नहीं हो सकता उसके डिसीजंस का, बहुत कम पावर है, बट हाँ वो एक बेस्ट एग्जांपल है। और वो क्या, किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है। ऐसे ही तो इंडिया के अंदर भी जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, तो क्या है, लॉ मेकिंग बॉडीज है, वहां क्या होता है? डेलिब्रेशन, डिस्कशन, ये सब होता है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश एंड इररिस्पांसिबल डिसीजंस, मतलब ऐसा होता है कि जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस क्या होते हैं कि बहुत कभी कई बार गलत हो जाते हैं, ठीक है। हम खुद भी जो है वो बोलते हैं ना, ये कौन सा लॉ है पता नहीं, आप लोग देखना कभी, कि अपने अपनी प्रॉब्लम को एक बार लिख लो, 50% वहीं सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या बात है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि बहुत जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, आराम आराम से डिसीजन लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी में वही होता है, ऑल्दो इट मे टेक टाइम, बेटर डिसीजंस आर मेड इन द लॉन्ग रन, ठीक है, बेटर डिसीजन लंबे टाइम तक ही ऐसे लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में, ठीक है। तो अब अगला है डेमोक्रेसी हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, सोसाइटी है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, ठीक है, रेस, कास्ट, जेंडर, ठीक है, कलर, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो लेकिन इन सभी के बावजूद भी सोसाइटीज में हैव डिफरेंसेस इन ओपिनियन, कल्चर एंड इंटरेस्ट। लेकिन जैसे इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, इसमें एक पीसफुल वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है। पूरे देश को 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, एक छोटी जगह। अब मान लो कि यहाँ पर एक ऐसी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर जो है एक माइनॉरिटी रहती है, तो वहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो बैठेंगे लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली में। तो इसका मतलब एक माइनर टू माइनर जो माइनॉरिटी, मतलब छोटे से छोटे जो माइनॉरिटी है, उस तक को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी में। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, अनलाइक ऑटोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी प्रिवेंट्स ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेस किया जाता है लोगों को, उसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। एंड इंश्योर दैट नो ग्रुप डोमिनेट्स परमानेंटली, और ये चीज इंश्योर की जाती है कि कोई भी ग्रुप जो है वो परमानेंट बेसिस पे कभी भी कहीं भी डोमिनेट नहीं करे, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसके हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे, तो डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस। अरे जिस मूवमेंट, आप मान के चलो कि आपके फादर मदर ग्रैंडफादर जो है, मान लो 80 इयर्स के हैं, उनके पास कितना वाइड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, कितने जो है वो ज्यादा जानते हैं आपसे, ठीक है। और आप मान के चलो 25 28 30 35 40 साल के हो, तो अब एक बात बताओ आप, ठीक है, वैसे मेरी टारगेट ऑडियंस तो नहीं है 40 तक की, बिकॉज एज लिमिट जो है वो कम हो जाती है, लेकिन चलो अगर फिर भी आप देख रहे हो तो अब देखो, मान के चलो कि इसमें क्या होता है। तो जैसे आप छोटे हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स उतने बड़े हैं, ठीक है, बट उसके बावजूद भी दोनों को वोट कितना दिया जाएगा? एक ही वोट मिलेगा, ठीक है, अगर आप 18 के ऊपर हो गए हो तो दोनों को मिलेगा एक ही वोट, ठीक है। लेकिन बाकी जगहों पे क्या होता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपर्टीज है या फिर कुछ है बाकी सिस्टम्स में, ऑटोक्रेसी में अगर आपके लिंक्स हैं, ठीक है, या फिर मोनार्की में अगर आपके रॉयल फैमिली से कोई लिंक है, तब आपको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, कोई गरीब हो चाहे रिक्शा पुलर हो, ठीक है, या चाहे मैनुअल स्कैवेंजर हो, खैर बैन है इंडिया, ठीक है, बात का ध्यान रखना, बट फिर भी प्रैक्टिस किया जाता है, सोचो। तो अगर मैनुअल स्कैवेंजर तक हो कोई, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, गार्बेज पिकर हो, उसको भी अगर वोट देने जाना है तो एक ही वोट होगा उसके पास, ठीक है। इससे क्या है, लोगों को एक डिग्निटी मिलती है, लोगों को आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों को ये है कि भैया कम से कम हमारा भी तो एक वोट है। उस टाइम तो उनके भी आगे हाथ जोड़ते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, जा करके भैया वोट दो हमें, ठीक है, दरवाजे दरवाजे तक आते हैं। कम से कम लाता तो है ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को दरवाजे तक, मोनार्की में ला के दिखाओ ना। मिलिट्री रूल में तुम्हें तिनानमन स्क्वायर इंसिडेंट पढ़ लेना कभी, मिलिट्री रूल नहीं है वहां तो, खैर वन पार्टी रूल है। तिनानमन स्क्वायर इंसिडेंट जो बच्चों के साथ हुआ था, ठीक है, पढ़ना कभी, क्या होता है आवाज उठाने से उस जगह पर, ठीक है। तो कम से कम लोगों की डिग्निटी को तो रेस्पेक्ट किया जाता है। तो इट इज बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल सेंस में एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। पुअर हो चाहे अनएजुकेटेड हो, सबके पास में सेम स्टेटस है, ठीक है। एंड द रिच एंड द एजुकेटेड, चाहे कोई भी हो, रिच हो, एजुकेटेड हो, या फिर गरीब हो, अनएजुकेटेड हो, सबको जो है वो बराबरी दी जाती है, ठीक है।
पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स। एक बात को समझना, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के पास में उतने ही राइट्स होते हैं जितने उनके लीडर्स देते हैं उनको। उनके पास कोई जो है सिटीजन चार्टर नहीं, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, कुछ नहीं। उनके पास केवल वही बोल सकते हैं वो लोग जो उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन सिटीजन्स क्या होते हैं? सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वलिटी का नोशन होता है सिटीजनशिप में। सिटीजनशिप आर इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट्स बट इट इज अबाउट द इक्वल एंटाइटलमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू एवरीवन, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी दैट इज गिवन बाय द स्टेट, कि आप इस स्टेट के पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल हो, इक्वल इंडिविजुअल हो, ठीक है। आपको हम सब्जेक्ट नहीं बना के रखेंगे। तो वही क्या है, डेमोक्रेसी में सब्जेक्ट का नोशन नहीं होता, डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप का नोशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम देखते हैं फिर आपका डेमोक्रेसी अलाउस फॉर सेल्फ करेक्शन। ठीक है, गलती हो गई, बन गए थे फार्म लॉज, गलत थे सही थे, पर चलो बाद में तो यही एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने कि गलत थे, तो हटाया ना उनको। अच्छा, और मान लो अगर गवर्नमेंट नहीं भी हटाती, चलो पहले भी कई ऐसे लॉज बने हुए थे जो गलत थे, बट 14 के बाद हटे ना। 14 के बाद कई ऐसी पॉलिसी थी जो गलत थी, जिनका एक्सेस नहीं मिल पाता था, रेक्टिफाई हुई ना। एक्सेप्ट भी किया जाता है कि गलती हो गई थी, इवन बाय द जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी रूलिंग जो थी प्रीवियस गलत थी, ठीक है। गोलकनाथ को रिवर्स किया गया कि नहीं किया गया केशवानंद भारती में? नहीं, ये भी समझ में आया तो आगे के पॉलिटी के लेक्चर देख लेना, कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो रिवर्स किया गया, बहुत चीजों को जो है वो चेंज किया जाता है। इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद सब्सटैंटिव लॉज का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा आ गया ना देश के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मिस्टेक्स होती हैं, इनएविटेबल है भाई, कोई भी गवर्नमेंट हो यार, मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, इंसान ही तो है, ठीक है। मिस्टेक्स तो होती हैं, लेकिन उसको कम से कम सही किया जाता है, उसको कम से कम रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, छुपाई नहीं जा सकती। कितना छुपा लोगे? तुम जाओगे, दूसरी सरकार आएगी, तुरंत बता देगी, ठीक है। अभी वहां पे वो लड्डू में जो वो था, फैट वाला जो इशू था, ठीक है, आया ना वो भी सामने, पता लग गया उसका भी। तो मतलब जो फ्रॉड, आप गलत काम जो करते हो छुपेगा नहीं वो, ठीक है। तो देर इज पब्लिक डिस्कशन एंड लीडर्स कैन बी चेंज इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। अगर वो सही से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो लीडर्स को चेंज भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से 5 साल में आओ, आने दो 5 साल, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट अलाउ करेक्शन, मेकिंग देम मोर प्रोन टू लॉन्ग टर्म फेलियर्स। जब दिक्कत को छुपा के रखोगे तो भैया लॉन्ग टर्म में फेल हो जाओगे एकदम। दिक्कत को रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे, और डेमोक्रेसी में दिक्कतों को रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला। डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। डेमोक्रेसी 100% नहीं है, बट कम से कम बेस्ट है अभी तक के हिसाब से। तो बेटर डिसीजन मेकिंग है, लोगों के विशेष को रेस्पेक्ट किया जाता है, एक पीसफुल वे है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, सेल्फ करेक्शन पॉसिबल है, और लोगों की डिग्निटी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। So democracy is often understood as a form of government, but its meaning extends beyond. ठीक है। अच्छा, तो डेमोक्रेसी को हमें लगता है कि डेमोक्रेसी का हम समझते हैं बस नैरो फॉर्म, कि मतलब एक गवर्नमेंट का फॉर्म है बस डेमोक्रेसी, हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट का ही केवल एक फॉर्म है, बहुत चीजें हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है, जो कि हिडन है, ठीक है। क्या है वो चीज? तो इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। हमारे रहने सहने में, हमारे जीविका जो है वो व्यतीत करने में क्या होता है कि हम कुछ हर डेली बाहर निकलते हैं घर से, इवन घर पे बैठ करके कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके अक्रॉस हम आते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों के अक्रॉस हम आते हैं, तो क्या होता है, फिर कई डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है। घर के बाहर निकलोगे पता लगेगा आपको जो है यहाँ पर ही कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, इवन घर के अंदर कोई डिसीजन लिया जा रहा है। अब घर के अंदर मान के चलो कि आपके पेरेंट, आपके फादर जो मर्जी है वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो किसी की सुन नहीं रहे, तो वो क्या बोलोगे आप? अनडेमोक्रेटिक। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर मान के चलो बाहर एक कंस्ट्रक्शन होना है, वो कंस्ट्रक्शन ऐसी किसी ने पब्लिक लैंड पे करवा दिया, क्या बोलोगे? अनडेमोक्रेटिक। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इसका मतलब तो ये है यार कि मतलब ये थोड़ी ना बात होती है कि केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप 10 लोगों के ग्रुप में हो, एक बंदा जो है जा करके अपने आप से जो है वो चाय पी के आ जा रहा है, ठीक है। आप मान लो यही अपना क्या ओआरएन में हो, ठीक है, ओआरएन में हो या कहीं पर भी हो, आप मान लो, ठीक है, नागुरी पे खड़े हो, ठीक है। अब मान के चलो कि आपने जो है वो चाय पी, और खाली जाके अकेले चाय पी के आ गए, किसी से पूछा नहीं, तो क्या बोलोगे आप? यार ये तो पूछता भी नहीं है किसी से, क्या है? अनडेमोक्रेटिक है। क्यों अनडेमोक्रेटिक है? कंसल्ट नहीं करता लोगों से,
ठीक है, अपने आप डिसाइड कर लेता है कुछ भी। ये होता है डेमोक्रेसी, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में दिखाई देता है डेमोक्रेसी, ठीक है? देखेंगे कैसे, तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके, यस, आई आल्सो अग्री टू दिस, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गवर्नमेंट टुडे इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यस। एक जो बहुत कॉमन, मैंने समझाया आपको पहले भी अभी इसी लेक्चर में कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब पूरे देश को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान इलेक्ट होकर आता है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो पॉपुलेशन है उसको ऑलमोस्ट बराबर रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे जो हर एक इंसान पे, जैसे मान लो एक पूरा देश है उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के इंसान लॉ मेकिंग बॉडी में आते हैं और ये अपने जगह के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो द मेजोरिटी टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। अच्छा, मेजोरिटी, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, तो जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी वो कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, जिसके 50% पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी में से 50% प्लस वन जो सीट्स आई है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलेगा, मतलब वहां से आएंगे प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अब देखो इसी को फॉर्म, मतलब 50% प्लस वन, ठीक है, बाकी अगर कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से होंगे तो वो क्या, वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाएंगे, कोalition में अलग चीज, अलग बात है, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, जो मेजोरिटी पे बेस्ड है, 50% प्लस वन के नोशन पे बेस्ड है, दैट इज मेजोरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। तो डायरेक्ट रूल बाय ऑल पीपल इज इम्पॉसिबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो फीजिबल भी नहीं है, ठीक है, देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर कोई आदमी पार्टिसिपेट करे, ना तो टाइम है, ना डिजायर है, ना एक्सपर्टीज होती है लोगों के पास में, तो इसीलिए मिनिमल डेफिनेशन हेल्प्स अस आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी। इसीलिए जो है एक मिनिमल डेफिनेशन दी जाती है एक, कि भाई ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि क्या डेमोक्रेटिक है क्या नॉन डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश द गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट डेफिनेशन कि एक एक मतलब डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने नैरो कंसेप्ट समझ लिया। अब ब्रॉड में आएंगे तो बियॉन्ड गवर्नमेंट, ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बियॉन्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या है डेमोक्रेसी बियॉन्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी अलाइड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप फैमिली में भी इसको अलाउ कर सकते हो कि भाई हम सभी के ओपिनियंस को कंसल्ट करके, देखो सब लोग मिल के बातचीत कर रहे हैं ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि खाली मेरा नहीं, खाली पापा नहीं, सब लोग मिल करके जो है वो डिसीजन लेते हैं, तो फैमिली में भी आप ला सकते हो, क्लासरूम में भी। अब मान के चलो मैं फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, तो मान लो मैं वहां पर जो है वो सब बच्चों को नहीं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को मैं नहीं अलाउ कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि रश होता है, ठीक है, लास्ट टाइम पे भाई एग्जाम्स हैं, तो बहुत रश है कि भाई तुरंत कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट करना है तो उस टाइम पर मैं हो सकता है कई बार क्या कर देता हूँ कि चुप रहो तुम, ठीक है, मत बोलो अभी, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है, पढ़ाने दो अभी। उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर यू आर बीइंग अनडेमोक्रेटिक, गलत कर रहे हो आप, चलो ठीक है भाई, गलत कर रहा हूँ, क्या ही कर सकते हैं। तो मतलब ठीक है, मैं नहीं मान लेता हूँ फिर कि मैं उतना डेमोक्रेटिक नहीं हूँ, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन भी, तो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज देश में डेमोक्रेसी लाएंगी, लेकिन कई बार क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी के विद इन डेमोक्रेसी नहीं होती है, ठीक है। तो उनके कुछ हेड ऑफ द एक ही फैमिली, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद जो है वो तुम्हारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है, सारे गांधी गांधी, क्या भाई तुम क्या हो भाई, मतलब गांधी को सीधा भगवान से थोड़ी आए है, तो ऐसा थोड़ी है कि उन्हीं के पास पावर रहेगी, क्यों है, वो तो हम लोगों की बेवकूफी है कि अब तक है उनके पास पावर, नहीं तो कब का जो है वो हट जानी चाहिए उनके पास से पावर, ठीक है। तो हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, जो खुद ही वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो कांग्रेस तो मैं मानता ही नहीं कि आज की कांग्रेस जो है बात भी डेमोक्रेसी, उनके शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो की पॉइंट डेमोक्रेसी मींस डिसीजन मेकिंग, अब वो कहीं भी लो, आप फैमिली में लो, क्लासरूम में लो, बाहर लो, घर के बाहर लो, चाय वाले की दुकान पे लो, कहीं पर भी लो, तो डेमोक्रेसी का मतलब इट्स समथिंग ब्रॉडर, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पिछली देखिए सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब देख रहे हैं ब्रॉड मीनिंग, ठीक है। तो एक आइडियल है डेमोक्रेसी, ठीक है, तो आइडियल कैसे है, तो डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं होता या केवल मेजोरिटी रूल नहीं होता, इट इज ऑल्सो अबाउट इंश्योरिंग जस्टिस। डेमोक्रेसी में जस्टिस इंश्योर किया जाता है, ठीक है, जस्टिस बाय ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, बाय डूइंग एफर्मेटिव एक्शन, बाय गिविंग रिजर्वेशन, इन सब तरीकों से जस्टिस इंश्योर किया जाता है। इक्वालिटी भी इंश्योर की जाती है, प्लस
इक्विटी भी इंश्योर की जाती है, ठीक है? इक्विटी मतलब जैसे मान लो कोई एक डिसएडवांटेज है, उसको थोड़ा सपोर्ट देना, ठीक है? तो सबकी इक्वालिटी भी और इक्विटी भी, ठीक है? डिग्निटी भी सबकी इंश्योर की जाती है। देख लिया हमने कैसे। ट्रू डेमोक्रेसी विल एग्जिस्ट व्हेन नो वन गोज़ टू बेड हंग्री, ठीक है? उस दिन डेमोक्रेसी सच में पूरी रियलाइज हो जाएगी जिस दिन कोई जो है वो खाली पेट नहीं जाएगा भूखा सोने के लिए, ठीक है? एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, सबको जो है वो बराबर एक्सेस होना चाहिए। बात करते हैं डेमोक्रेसी, देखो मेरी बात को समझो, ये है एक्सट्रीम, मान लो ये है मोनार्की, ये है डेमोक्रेसी, हम कहीं ना कहीं यहाँ लाई करते हैं, हम ना पूरे मतलब हम अब ये सेंटर है, ये मत बोलना कि आप कह रहे हो कि नहीं नहीं अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा डिक्टेटरशिप चल रही है, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये मान लो बीच का पॉइंट है, हम पूरे डेमोक्रेटिक नहीं है और कोई भी नहीं है पूरा डेमोक्रेटिक, हो सकता है जो है वो यूएस माना जाता है बेस्ट एग्जाम्पल, वो यहाँ हो, बट वो वहां भी तो ब्लैक व्हाइट होता है। इंडिया के अंदर क्या लगता है आपको कि केवल क्या इंडिया के अंदर रिजर्वेशन का वो है कॉन्सेप्ट? वहां पर भी है, ठीक है? वहां पर भी एक नाम तो है, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, जहां पर ब्लैक्स को थोड़ा फेवर किया जाता है, ठीक है? तो वहां पर भी ऐसा कई चीजें हैं, तो वहां पर भी बहुत चीजें की जा रही हैं डेलिबरेटली ताकि वो यहाँ तक पहुंच सके, बट कोई देश नहीं पहुंचा है। यहाँ कौन है? भगवान। परफेक्शन मीन्स गॉड, है ना? हम नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते वहां पे, ठीक है? अच्छा, तो की पॉइंट, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट डेमोक्रेसी बट दीज आइडियल्स हेल्प्स अस इवैल्यूएट एंड इंप्रूव एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज। बट इससे हमें पता चलता है इन आइडियल से कि क्या एक देश डेमोक्रेटिक है या नहीं है, क्या वो एक देश कितना डेमोक्रेटिक है, क्या फुल्ली डेमोक्रेटिक है या खाली चाइना की तरह बोल रहा है कि चाइनीज मॉडल ये वो, है ना? तो ये खाली हम देख सकते हैं इससे। बट डेमोक्रेसी के भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो जैसे स्मॉल कंट्रीज में विलेज लेवल पे डेमोक्रेसी लाई जाती है, ठीक है? जैसे हमारे देश में भी ये मान लो आपकी डायरेक्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है डेमोक्रेसी का, मैंने चार इंस्ट्रूमेंट बताए थे ना, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, ठीक है, इनिशिएटिव, रिकॉल, ये सब क्या होते हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी कई बार अपनाया जा सकता है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाया जाए। तो ये बेसिकली ये है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डिसीजन मेकिंग, जैसे विलेज लेवल ग्राम सभा मीटिंग्स होती हैं हमारे देश में, ठीक है? तो ग्राम सभा मीटिंग्स में भी क्या किया जाता है कि ग्राम सभा मीटिंग्स में भी जो है वो कई डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को लाया गया है, ठीक है? तो जैसे लार्ज कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, ठीक है? कोई बहुत छोटी कंट्री है तो वहाँ केवल ग्राम सभा ही काम कर रही है। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी का मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखना कभी क्या है, गांधी जी का मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि केवल ऑटोनोमस विलेजेस, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, वहां पर भी हर देश, अगर देशों के ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन है, तो वहां सब देश, एवरी कंट्री विल हैव इक्वल वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बट इसी चीज का वायलेशन कहाँ हो जाता है फिर? सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या 15, 15 में से पांच, पांच कौन से? P5 कंट्रीज, उन P5 को क्या दिया गया है? वीटो पावर, क्या है? अनडेमोक्रेटिक, ठीक है? तो ये चीज है। कंक्लूजन यही है कि डेमोक्रेसी एक केवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से कुछ ऊपर है, केवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है डेमोक्रेसी, ठीक है? तो एक वे है डिसीजन मेकिंग का जिसमें हम इक्वालिटी इंश्योर करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। आज की डेमोक्रेसी बेस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है? तो ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो एम होता है जिसमें आपको जस्टिस इंश्योर करना है, फेयरनेस इंश्योर करनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सबको, बट फुल्ली तो अचीव नहीं हो पाई है अब तक कहीं पर भी, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प्स अस इंप्रूव एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज। इसका कम से कम आप मतलब समझ रहे हो, उससे क्या है, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओगे। अब आपको पता ही नहीं चलेगा बेस्ट क्या है, बोलोगे भाई पढ़ा क्यों रहे हो फिर बेस्ट, जब हो ही नहीं सकता बेस्ट, तो अरे भैया जब बेस्ट का मतलब नहीं पता होगा तो तब तक उस तक पहुंचोगे कैसे, ठीक है? एंड अप्लाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन एवरीडे लाइफ, और हमें हेल्प होती है इससे ताकि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हमारी यूजुअल लाइफ में भी जो है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है? कैन यू थिंक ऑफ अदर एरियाज वेयर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कैन अप्लाई? सोचो सोचो, बहुत एरियाज हैं, कमेंट कर लो, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड प्लीज अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दो, मुझे भी जो है वो एक मतलब अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ भाई मुझे जो है वो कंटिन्यू करना है, और लग के कंटिन्यू तो डेफिनेटली करूंगा, ठीक है? बट और मेहनत और करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।